I, what makes this talk very important? Of course, he is all India rank 16 CBS OT entry. ये अपने आप में एक बहुत important reason है कि ये talk बहुत ज़्यादा important है सुनना, and that too in 10th attempt में जाके, है ना। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट वजह है मेरे पास, क्योंकि देखो हर पॉडकास्ट में क्या होता है ना कि जो भी रेकमेंडेड बच्चा आ रहा है उसके बारे में 1 या 2 दिन पहले जान लिया जाता है कि हाँ हाँ भाई ये स्टोरी रही है, उस हिसाब से क्वेश्चन फ्रेमवर्क बनाया जाता है। But यहाँ पे this guy has worked with me for 6 to 8 months. So I have seen him through the level of hard work, the level of decency, the level of sense of responsibility he possesses. I have witnessed it. और सच बताऊं ना कि कोई है ना अपने मुंह मियां मिठू नहीं बनता, अपनी स्टोरी बहुत ज्यादा ब्रैग नहीं करता, इसलिए हमें ना सिर्फ इनके रैंक्स दिखाई देते हैं, इनकी अच्छी क्वालिटीज दिखाई देती हैं, इनकी स्ट्रगल ज्यादा हमें पता नहीं चलता है। दिस इज द रीजन। बट यहाँ पे तो भाई हम हैं ऐसे मूवमेंट्स बताने के लिए जहाँ पे उन्होंने वो पर्टिकुलर OLQ डिस्प्ले किया था इन द रियल लाइफ, है ना। तो इनकी जर्नी देखकर है ना पूरा कंफर्म मुझे तो एटलीस्ट हो गया है। आप पूरी बात सुनोगे ना तो आपको भी भरोसा हो जाएगा कि ये जो SSB है ना जेन्युइनली 5 डे का प्रोसेस नहीं है। It is the summary of life. If you want to change the result and conclusion in something in your SSB, so you need to put efforts and actions in your real life. इनके real life inputs मुझे पता है that I'll be telling in between. ठीक है, let's talk to him directly. Mayank, hi. Hello, ma'am. How are you? Ma'am, very well. How are you? कैसे हो? Ma'am, fortunate. ओके तुम्हारे बारे में थोड़ी सी स्टोरी बिल्टअप करके मैंने ऑलरेडी बता दी है सबको, तो दे क्वाइट नो यू। ठीक है, तो तुम्हारे जो आज जितने भी वर्ड्स होने वाले हैं वो काफी प्रेशियस होने वाले हैं। रीजन बीइंग कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो ये वीडियो देख रहा है उसे रिलेट नहीं कर पाएगा। रीजन बीइंग तुम रिटर्न में आउट भी हो चुके हो, बहुत अच्छे मार्क्स भी ला चुके हो, SSB में स्क्रीन आउट भी हो चुके हो, कॉन्फ्रेंस आउट भी हो चुके हो, और 10th बार में एक बार रेकमेंड हुए तो सीधा ही 16th रैंक पे पहुंच गए, है ना। Yes, ma'am. तो तुमने मतलब कभी कभी कोई होता है ना पहली बार में रेकमेंड हो जाता है, पहली बार में सारे एग्जाम क्लियर कर जाता है, तो उससे कभी कभी जिन लोगों का एग्जाम क्लियर नहीं होता वो रिलेट नहीं कर पाते। ये जो अटेम्प्ट्स और ये सब देख के पता चल रहा है कि तुमने मेहनत करी है खुद पे, है ना। बस ये ही मेहनत है ना तुम्हें कन्वे करनी है कि तुमने करा क्या, राइट। ठीक है, Yes, ma'am. तो सबसे पहले ये बताओ अभी तुम्हारा स्टेटस विद योर फैमिली एंड विद योर फ्रेंड्स कैसा है, मतलब इज देयर एनी चेंज और समथिंग। नो मैम, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ कुछ चेंज नहीं रहता है, जैसे पहले थे वो अभी भी वैसे ही हैं। बस एक चीज है कि अक्टूबर के कोर्स के बाद मैं उनके साथ रहूंगा नहीं, तो थोड़ा बहुत यही है कि जितना टाइम अभी बचा हुआ है तो हम हैप्पीली स्पेंड कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आउटिंग में चले जाते हैं। तो अभी फिलहाल यही चल रहा है। ओके, ज्यादा भाव नहीं मिल रहा हर किसी से। नो मैम, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेंड्स की सबसे अच्छी बात यही होती है कि वो बाद में देंगे तुम्हें कभी। ये भी ठीक है, योर गॉट गुड प्योर। 10th बार में रेकमेंड होके व्हाट वर योर स्टेप ऑफ एक्शंस, कैसा लगा, मतलब हाउ वाज द फीलिंग, व्हाट डिड यू। मैम, फीलिंग तो मैम ऐसे थी कि मेरे को मतलब 9 अटेम्प्ट हो गए थे। 10th अटेम्प्ट में मेरे को इतनी ज्यादा होपफुल नहीं था, मतलब अभी तक हुआ नहीं तो इतना ज्यादा होपफुल नहीं था कि 10th अटेम्प्ट में हो जाऊंगा। बट एज सुन एज द रिजल्ट केम, आई वाज फुल ऑफ टीयर्स। आई वाज स्टार्टेड क्राइंग कि फाइनली फाइनली आफ्टर सो मेनी अटेम्प्ट्स, आफ्टर सो मेनी SSBs, आफ्टर सो मेनी इंटरव्यूज, आई गॉट रिकमेंडेड। बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। तो यही था। एंड हु वाज द फर्स्ट वन यू टोल्ड। मैम, माय मदर, माय ग्रेट, फादर। बहुत खुश होंगे ना वो लोग। श्योर मैम, श्योर मैम, 1000%। बहुत ही खुश। ओके, ठीक है, तो मैं ना ग्राफ को बिल्कुल बेसिक बहुत लो से लेके बहुत हाई लेके जाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुमसे हर एस्पेक्ट में बात करना चाह रही हूँ, लाइक अबाउट CDS, अबाउट AFCAT, अबाउट CAPF, अबाउट SSBs एंड लगभग एवरीथिंग। ठीक है, यस मैम। also I want to keep it little informal also,
ताकि वो लोग जेन्युइनली समझ सके कि व्हाट द स्ट्रगल पार्ट इज, एंड अभी सिर्फ ये ना देखे कि हाँ भाई 16th रैंक है ये वगैरह वगैरह, है ना। दे ऑल्सो नीड टू नो कि भाई क्या हुआ है, ये 16th रैंक आता कैसे और कैसे आया है ना। ठीक है, Yes, yes, ma'am. तुम 9 बार रिजेक्ट हुए हो एसएसबी में, ठीक है, और एसएसबी की आई हैव आल्सो बीन टू लॉट ऑफ एसएसबीज 8 टाइम्स, और मुझे पता है कि उनकी एक परमानेंट स्पीच होती है कि शायद तुम अच्छे या बुरे नहीं हो, वी आर नॉट कैटेगराइजिंग यू कि अच्छे या बुरे, मे बी यू आर नॉट मेंट फॉर आर्म्ड फोर्सेस, और ये चीज तुम बहुत बार सुन चुके हो। तो कभी तुम्हें ऐसा लगा था कि सच तो नहीं है कि आई एम नॉट कार्व्ड फॉर दिस, आई एम नॉट मेड फॉर दिस आर्म्ड फोर्सेस, तो कभी गिविंग अप वाला एटीट्यूड, या ठीक है जब मैम, हर एसएसबी के बाद, हर कॉन्फ्रेंस और स्क्रीन आउट होने के बाद ऐसा थोड़ा बहुत सेल्फ डाउट आता है कि whether आई एम वेट फॉर दिस और नॉट। तो हर एसएसबी के बाद जितने भी मेरे शॉर्ट कमिंग्स रहती थी जहाँ पे मैं इम्प्रूव कर सकता था, मैं उसको डॉक्यूमेंट करता था कि कोई भी चीज अगर मैंने अच्छी नहीं करी तो मैं क्या बेटर कर सकता था, उसको डॉक्यूमेंट किया, उसके ऊपर काम किया। एंड देन हर एक एसएसबी के लिए जाने से पहले मैं होपफुल रहता हूँ कि दिस विल इन दिस अटेम्प्ट आई विल गेट थ्रू। तो मैं हर एसएसबी में मैं अपना फुल परफॉर्म करता हूँ, डिस्पाइट कि मैं कितने कॉन्फ्रेंस आउट हूँ, डिस्पाइट कि मैं कितने स्क्रीन आउट्स हूँ। तो मेरा यही था कि 100% दो अपना, जितना हो सकता है फुल प्रिपेयर होके जाओ, यू नेवर नो कि कब तुम्हारा लक्ष्य साथ होगा। तो so you mean luck has a great role to play? एग्जैक्टली मैम, मेरे हिसाब से लक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर 100 मार्क्स है, तुम्हें 100 मार्क्स चाहिए, तो तुम 99 मार्क्स अपनी मेहनत के लिए आओगे, बट वो जो एक नंबर रहता है वो हमेशा जो कट ऑफ के पार ले जाता है, जो रिकमेंडेशन तक ले जाता है, वो हमेशा लक वाला फैक्टर ही रहता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार्डवर्क टोटली इग्नोर कर लें। हार्डवर्क आपको 99 मार्क्स तक ले जा लेगा, लेकिन आपका जो लक रहेगा वो आपको कट ऑफ या रिकमेंडेशन के आगे ले जाएगा। तो मैं तो टोटली मानता हूँ मैम, लक फैक्टर बहुत काम करता है। अगर आपका दिन है और आपका लिखा है किस्मत में, तो टोटली होगा वो, डिस्पाइट ऑफ हाउ मेनी अटेम्प्ट्स यू हैव गिवन। यहाँ पे मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि आई हैव बीन ऑब्जर्विंग हिम फॉर क्वाइट अ टाइम अभी, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, तो इस बात पे बिल्कुल मत जाना कि तुम्हारा नहीं हो रहा बिकॉज योर लक इज नॉट वर्किंग, लक कम्स एट द एग्जैक्टली। एंड, ठीक है, एंड अपने पार्ट का हार्ड वर्क करने के बाद। मतलब अभी पूरे थ्रू आउट सेशन में आई ऑल्सो, मतलब आई नो यू सिंस क्वाइट अ टाइम नाउ, तो आई नो तुम अपने आप को ब्रैग नहीं कर सकते हो, तो आई विल हेल्प यू टू कम अप विद दैट। तो इस बात पे बिल्कुल मत जाना कि मेरा लक खराब है इसलिए मेरा हो नहीं रहा था, लक इज द लास्ट फैक्टर टू कंसिडर। एग्जैक्टली मैम, मैं वही कह रहा हूँ कि आपको 99 मार्क्स अपनी मेहनत के ही हैं, वो आप उसको स्किप नहीं कर सकते। हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हार्डवर्क आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारा लक भी उस दिन साथ में काम कर गया, तो यू विल गेट थ्रू। ऑफ कोर्स, यस, ठीक है। तुम्हारा ऑनेस्टली बिल्कुल सच्चाई से बताऊं ना, कि मुझे अभी तक यही पता था कि तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स है ना, और फिर जब कल हमारी बात हो रही थी तब मुझे पहली बार पता चला कि तुम्हारा पहला सीडीएस और एफकेट क्लियर नहीं हुआ था। तो दैट वाज काइंड ऑफ शॉकिंग फॉर मी एज वेल, मुझे पहले ये चीज नहीं पता थी, और इमेजिन भी नहीं हुआ था कि यार जिस बंदे के इतने अच्छे मार्क्स आते हैं हर बार रिटन एग्जाम्स में, बोथ एफकेट सीडीएस सीएपीएफ के, मतलब यू नो यू आल्सो क्लियर्ड सीएपीएफ आल्सो, उसका क्लियर ना हुआ हो, तो दैट वाज काइंड ऑफ शॉकिंग फॉर मी। what was your prep, okay, let me be more specific, starting from CDS पहली बार क्लियर नहीं हुआ, देन हर बार इतने अच्छे मार्क्स आए, तो व्हाट वाज योर प्रेपरेशन फॉर्मूला फॉर सीडीएस? मैम, प्रिपरेशन का फॉर द ओटीए कैंडिडेट्स, इंग्लिश इज मेन थिंग। अगर तुम इंग्लिश अच्छे से नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा कभी क्लियर नहीं हो सकता, भले ही इफ यू आर गिविंग आईएमए, एएफए और कोई भी एंट्री के लिए दे रहे हो, तो अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, तो अगर आप एटलीस्ट 70+ स्कोर नहीं कर रहे हो इंग्लिश में, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। तो एटलीस्ट इंग्लिश में तो आपको 70+ स्कोर करना ही, आपको इंग्लिश अपनी स्ट्रांग करनी है। देन कम्स द जीएस पार्ट। ओटीए कैंडिडेट्स के लिए, ओटीए में अगर तुम जीएस में अगर तुम कर रहे हो, तो सबसे जो मेजर वाला चंक होता है उसको तुम सबसे पहले प्रिपेयर करना है। जैसे हमारा साइंस सेक्शन है, इस बार का थोड़ा सीडीएस 120-24 थोड़ा absurd रहा, लेकिन जो हमारा मैक्सिमम चंक है वो साइंस का अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर हमारा जो करंट अफेयर्स है उसमें अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चन आ जाते हैं, और वो भी डायरेक्ट होते हैं, मतलब लिमिटेड सिलेबस में
अगर आप मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हो तो हमारा साइंस सेक्शन, इंग्लिश, पॉलिटी और जियोग्राफी, ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, अगर तुम इसको अच्छे से कर लेते हो, यू विल बी एबल टू क्लियर जीएस कट ऑफ एंड विद अप्रोक्सीमेटली 35 प्लस मार्क्स मिनिमम। ठीक है। ये है कि 35 प्लस मार्क्स आराम से आ जाएंगे। और अगर आप 70 इसमें ला रहे हो, 35 इसमें ला रहे हो, तो आपका आराम से क्लियर तो है ही होती है। तो दैट इज वन ऑफ द थिंग। मेरा फर्स्ट टाइम में इसीलिए क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि आई वाज प्रिपेयरिंग बाय माई सेल्फ। तो क्या हुआ कि मेरे को पता नहीं था पेपर कैसे अटेम्प्ट कर ले। मैंने सारी चीजें तो पढ़ ली, सीडीएस में भी, एफकैट में भी सारी चीजें पढ़ ली, लेकिन मेरे को एक्चुअल में पता नहीं था पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। तो वहां पे जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में गया, मैं ओएमआर शीट भर रहा था, मैं जो क्वेश्चंस देखा वो देखा। फिर सबसे पहली चीज आई कि मेरे को नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, मेरे को गेस वर्क नहीं करना है। मेरा फर्स्ट थॉट यही था कि मेरे को नेगेटिव मार्किंग मिनिमम करनी है। वहां पे मैंने वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जिसमें मैं 100% श्योर हूँ। कोई भी ऐसा गेस वर्क नहीं लगाया जो जहाँ पे मैं 50-50 हूँ या मेरे को लग रहा है कि ये होना चाहिए, तो मैंने वो अटेम्प्ट नहीं किए। मैंने बस वही किए जहाँ पे मैं 100% श्योर हूँ। फिर मैं घर आया, जब मैं आंसर की से मैच कर रहा था, तब मेरे को पता चला जहाँ पे मैं 100% श्योर भी था, वो भी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। और फिर मैंने दोबारा देखा कि अगर 50-50 क्वेश्चंस, बहुत, क्योंकि यूपीएससी इस हिसाब से पेपर फ्रेम करता है कि आप लास्ट के 2 ऑप्शंस में हमेशा कंफ्यूज हो जाओगे। बस। कि लास्ट के 2 ऑप्शंस जो रहते हैं हमेशा कंफ्यूजिंग रहते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो मैंने एनालाइज किया, अगर मैं 50-50 वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता, जहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हो गए थे, 50-50 वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता, तो मैं वो क्या रहता, क्या मैं नेगेटिव में जाता, क्या पॉजिटिव में जाता। तो मैंने बार बार एनालाइज किया, मैं पॉजिटिव में था कि अगर मैं ये कर लेता तो मैं पॉजिटिव में जा रहा हूँ। और कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि 4 ऑप्शन है, लेकिन आपको 3 ऑप्शन के बारे में बिल्कुल नहीं पता, लेकिन एक ऑप्शन आपको लग रहा है कि ये होना चाहिए। तो वो भी मैं अटेम्प्ट नहीं किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। लेकिन मैंने जब घर आके आंसर शीट देखी, मैंने जब क्वेश्चन देखे, आंसर्स देखे, तब मेरे को लगा यार नहीं, अटेम्प्ट करना चाहिए था, क्योंकि जो मेरे को लग रहा था ये होना चाहिए वो सही आंसर था। तो नेक्स्ट टाइम से मेरा यही स्ट्रैटेजी थी कि मैक्सिमम अटेम्प्ट्स होंगे। और यहाँ पे सीडीएस के एग्जामिनेशंस में हमारा रिटर्न जो रहता है क्वालिफाइंग रहता है, हमारे उससे मेरिट बनती है, लेकिन रिकमेंडेशन इज द मेन थिंग इन सीडीएस एग्जामिनेशन। अगर रिकमेंड हो गए तुम फॉर मेल कैंडिडेट्स, अगर तुम रिकमेंड हो गए हो और तुम्हारे एक कट ऑफ से 1 नंबर भी ऊपर है, तो यू विल गेट मेरिट इन ओटीए। था कि मैंने कहा कि अब जितने भी अटेम्प्ट होंगे मैं अपना मैक्सिमम अटेम्प्ट्स लेके चले जाऊंगा। कि अब मैं इंग्लिश में भी 110 प्लस अटेम्प्ट करने लग गया, मैं जीएस में भी अप्रोक्सीमेटली 80 to 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने लग गया, और उससे मेरा स्कोर जो है बूस्ट होता गया। और उसके साथ साथ मैंने क्या किया था कि आफ्टर क्लियरिंग द एग्जामिनेशंस, मैंने यहाँ पे एज आई एम लिविंग इन देहरादून, तो मैंने बहुत सारी कोचिंग अकेडमीज में देखा और वहाँ पे ज्वाइन कर लिया, और एज एजुकेटर मैं कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा था। तो आई वाज रेगुलरली इन टच विद दो सब्जेक्ट्स, तो इसीलिए मेरा जो सब्जेक्ट्स था उन पे स्ट्रांग होल्ड रहा और मैं कॉन्स्टेंटली गुड स्कोर कर पाया। ओके। कोई सोर्सेस सजेस्ट करना चाहोगे तुम इंग्लिश के लिए पर्टिकुलरली? मैम इंग्लिश के लिए तो सोर्सेज बेसिकली, अगर इस बार का अगर देखें तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि डिफिकल्ट आ गया इंग्लिश का एग्जामिनेशन, बट मैं ये कहूंगा ये मॉडरेट गया है। पहले तक इजी आता था, ये मॉडरेट गया है। और ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सारे मिल जाएंगे, जैसे फॉरेन वर्ड्स आए हैं। अगर आप एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हो तो आपके सारे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे, एज सिंपल एज दैट। ये अभी मॉडरेट लेवल गया है और इतना कुछ हार्ड नहीं था। अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है अच्छे से और इंग्लिश को एज अ मेन सब्जेक्ट लेके चल रहा है, तो इट वाज नॉट सो मच टफ। बच्चा आराम से स्कोर कर सकता था। तो मैं कहूंगा अगर किसी को भी प्रैक्टिस करनी है तो पहले तो सारे ग्रामर वगैरह के रूल्स देख ले, फिर उसके बाद अगर उसको प्रैक्टिस करनी है देन ही कैन गो फॉर द एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो बहुत ही अच्छा सोर्स रहता है हमारे प्रिपरेशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है कि हाँ एसएससी इज ऑलरेडी डूइंग अ लेवल अप, तो हम उसको देख के जाएं तो शायद बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, पर जीके? यस मैम। जीके के लिए मैम काफी सारे जो नए बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि वन शॉट वीडियो में सारी चीजें कवर करने की कोशिश करते हैं। और एग्जामिनेशन से जस्ट 1 महीना पहले पढ़ने का ट्राई करते हैं कि जीके में हिस्ट्री एक बार में खत्म कर ली एक ही वीडियो में। अब 2-2.5 3 आवर्स की वीडियो है, तो उसमें कितना कंटेंट रहेगा, तुम कितना रिटेन कर पाओगे, बहुत सारी चीजें मैटर करती है। मैं ये सजेस्ट करूंगा किसी को भी कि कोई शॉर्टकट मत लो। हार्डवर्क का जैसे मैंने बताया कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जो हमारा यूपीएससी पैटर्न, मैं लेट मी शो यू मैम वन थिंग।
कि हम्म। मैंने जितने भी सीडीएस एफकेट के एग्जाम्स दिए हैं, और मैं क्योंकि पढ़ाता भी था, तो मेरा ये काम था कि मैं जितने भी एग्जामिनेशन हैं यूपीएससी के उनको एनालाइज करूं और वहां पे देखूं। तो मैम ये मेरी जो है वो सारे क्वेश्चन ही हैं, इतने सारे। ओके। तो मैं इसको एनालाइज करता था, और जो मैंने सबसे चीज देखी, मस्ट मैक्सिमम जो चीज देखी, जो हमारा यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है वो एक सेट पैटर्न में पूछता है। इस बार तो थोड़ा अपसर्ड हुआ, लेकिन वो हमारे सिविल सर्विसेज के लिए भी अपसर्ड हुआ कि सीडीएस के क्वेश्चन जो थे वो सिविल सर्विसेज के लग रहे थे और सिविल सर्विसेज के सीडीएस के लग रहे थे। तो जो हमारा अभी तक सेट ऑफ पैटर्न था वो ये था कि मैक्सिमम जो चंक है हमारी साइंस का अगर बोलूं तो 9th 10th की एनसीईआरटी से आएगा मैक्सिमम। हम्म। उसके बाद करंट अफेयर्स पिछले 6 महीने के, वो भी इंपॉर्टेंट वन वर्ड वाले करंट अफेयर्स आते हैं, हम्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले जो रहते हैं, एक्सरसाइजेज हो गई या कोई अवार्ड से रिलेटेड हो गया, बहुत ही टू द डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद पॉलिटी का एक ही सोर्स है, लक्ष्मीकांत। फिर ज्योग्राफी का एक ही सोर्स है, 11th एंड 12th की एनसीईआरटी। अगर आप ये सारी चीजें कर लेते हो हम्म। अच्छे से, तो आप हमेशा आपका स्कोर जो है वो बूस्ट ही होता रहेगा। अब बच्चे क्या करते हैं कि एक वीडियो देख ली, अब उस वीडियो में काफी सारी चीजें कवर नहीं हो पाती, क्योंकि अगर आप ट्राई कर रहे हो एक ही बार में सारी चीजें कवर करने का, 1 महीने के अंदर सब चीजें कवर करने का, तो सारी चीजें स्कोर नहीं हो पाती, सारी चीजें याद नहीं हो पाती, और उसके बाद एग्जामिनेशन आपका अच्छा नहीं जाता। उससे अच्छा मैं बोलूंगा, अगर कोई भी बच्चा शुरू भी कर रहा है तो जो रेफरेंस बुक्स हैं, जो हम्म। यूपीएससी के सेट पैटर्न्स में बुक्स चल रही हैं, एनसीईआरटी चल रही हैं, उसका कोई सब्स्टिट्यूट मत ढूंढे, वो खुद से उसको पढ़े तो सबसे अच्छा है। अगर आपको किसी की देखो, काफी सारे बच्चे रहते हैं जिनको फर्स्ट टाइम में, जैसे मेरे को नहीं पता था कि पढ़ना कैसे है, अटेम्प्ट कैसे करना है, तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ। हम्म। लेकिन देन आफ्टर मेरे को तब ये पता चला कि क्वेश्चन पढ़ते कैसे हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, जब मैंने एनालाइज की चीजें, तो उसके बाद मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो गया। तो गाइडेंस अगर आपको कहीं से मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको सेल्फ प्रिपेयर करने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है। तो कहीं से अगर गाइडेंस मिलती है तो उसको आप वेलकम करो हमेशा। राइट। ओके। ठीक है। एंड देखो, सीडीएस का जीके हम जितना भी पढ़ते हैं दैट रिफ्लेक्ट्स दैट गोज पैरेलल विद द सीएपीएफ का पेपर वन, है ना? और जो तुमने सीएपीएफ में भी यू हैव ग्रेटली क्वालिफाइड इट, तो तुम्हारा पेपर टू के लिए प्रेपरेशन स्टेप्स क्या रहते हैं? मतलब पेपर टू में ही ज्यादा बच्चे अटकते हैं, तो उसके लिए व्हाट इज द थिंग? यस मैम, पेपर टू के लिए मैम देखो, एक दो चीजें हैं कि आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ोगे तो उतना ही अच्छा है आपके लिए। आप क्योंकि पेपर टू में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, भले ही वो ऐसे के हो, आर्ग्यूमेंट के हो, रिपोर्ट के हो, वो सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं हमारे जो करंट अफेयर्स चल रहे रहते हैं लास्ट 6 मंथ्स या लास्ट 1 ईयर के, उसी से एसोसिएटेड हमारे सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपका न्यूज़पेपर पढ़ना टोटली हेल्पफुल रहता है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपके बैक ऑफ द माइंड काफी सारी चीजें जा रही हैं। आपको पता है कि हमारे इंडिया की रैंकिंग क्या है किसी भी इंडेक्स में, और हम्म। आप फिर उसको, उस डेटा को यूज कर सकते हो, अपने पॉइंट्स को सब्सटेंशिएट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं। और एक बार पहले जो भी अगर पेपर टू के लिए कर रहा है, तो एक बार पहले वो ऐसे का फॉर्मेट देख ले, क्योंकि विदाउट फॉर्मेट अगर आप कुछ भी लिख रहे हो तो इट हैज नो वैल्यू। अगर कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है तो फिर किसी का फायदा नहीं है। तो आप ऐसे का पहले पैटर्न देख लो, आर्ग्यूमेंट कैसे लिखते हैं उसका पैटर्न देख लो, और रिपोर्ट कैसे लिखते हैं उसका पैटर्न देख लो। और पहले पहले क्या करो कि आप पहले डेटा इकट्ठा करो। ये नहीं कि आप सीधे लिखना शुरू करो किसी भी चीज में, क्लाइमेट चेंज इन इंडिया, तो आप सीधे लिखना शुरू करोगे आपको नहीं आएगा। आप पहले डेटा कलेक्ट करो। डेटा कलेक्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़पेपर इज मस्ट, कि आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको पता रहेगा कौन से टॉपिक्स जो है वो न्यूज में है। द सेकेंड थिंग अ पर्सन कैन डू इज टू गो फॉर द विजन आईएएस मंथली मैगजीन। विजन आइज की एक पूरी मंथली मैगजीन आती है, अप्रोक्सीमेटली 90 to 120 पेजेस। उसमें भी से भी सारे नहीं पढ़ने। जो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपको पता है कौन से टॉपिक न्यूज में है, उसको अब हमारे विजन की जो मैगजीन है उसके साथ रिलेट करो। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एक अलग से कॉपी बना दो, उसमें आप उस टॉपिक का बैकग्राउंड लिखो, क्यों न्यूज में है वो लिखो, उसके पॉजिटिव लिखो, नेगेटिव लिखो, वे फॉरवर्ड लिखो, सॉल्यूशन लिखो। ये सारी चीजें करो। आप हर एक टॉपिक के लिए ऐसा करते जाओगे तो आपकी एक पूरी वो रिवीजन टाइप की कॉपी बन जाएगी। और एक दूसरी कॉपी लो जिसमें आप अपने प्रैक्टिस कर रहे हो कि जो आपने पढ़ा उसका आपने ऐसे लिख दिया, जो आपने पढ़ा उसका आर्ग्यूमेंट लिख दिया, उसने रिपोर्ट लिख दिया। तो ये सारी चीजें एक पर्सन कर सकता है। और उसके बाद एक्स्ट्रा जो चीजें रहती हैं, जैसे हम अपने मार्क्स कैसे बूस्ट करते हैं पेपर टू में। किसी भी हम ऐसे की अगर स्टार्टिंग या एंडिंग करना चाहते हैं, तो अगर किसी तुम कोट से कर रहे हो, अगर तुम्हें खुद कोट याद नहीं है तो तुम खुद बना के भी लिख सकते हो। तो ये सारी चीजें। अब ये हो गया। फिर इसके बाद जो दूसरा पार्ट आता है हमारा
पेपर 2 में वो है हमारा कॉम्प्रिहेंशन, प्रेशर राइटिंग एंड ग्रामर। ग्रामर जो है वो सेम टू सेम हमारा सीडीएस लेवल का है, लेकिन उसमें एक चीज है कि वहां पे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे आपको, खुद ही उसका आंसर लिखना है। और कुछ कुछ नई चीजें आती हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, मतलब सिंपल टू कंपाउंड सेंटेंस करना, फ्रेजल वर्ब से सेंटेंस बनाना। और एक बार जो क्वेश्चन लिखा रहता है उसको अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने लास्ट टाइम क्या किया था, उसमें लिखा था विदाउट चेंजिंग द टेंस, कि फ्रेजल वर्ब्स जो है उनका टेंस चेंज नहीं करना, और बिना टेंस को चेंज किए उसी पे हमें पूरा एक सेंटेंस फॉर्म करना है। तो बच्चों ने क्या किया कि क्वेश्चन पढ़ा नहीं, फ्रेजल वर्ब देखा, सीधे टेंस चेंज करके लिख दिया, तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे। तो और कॉम्प्रिहेंशन तो बहुत ही ईजी है, पैसेज है उसके आंसर लिखने हैं, और प्रेसे भी जो है उसको 1/3 में आपकी समरी लिखनी है। तो दिस इज वन ऑफ द इजिएस्ट। अगर किसी को भी पेपर अटेम्प्ट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं कि पहले हमारा ग्रामर पोर्शन, क्योंकि टू द डायरेक्ट होता है, उसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, ग्रामर पोर्शन कर लिया, उसके बाद एसेज कर लिए, उसके बाद आर्ग्यूमेंट कर लिए, फिर रिपोर्ट, फिर कॉम्प्रिहेंशन एंड देन प्रेसी। क्योंकि प्रेसी में क्या होता है कि पढ़ना ज्यादा है, उसको आपको एक फॉर्मेट में लाना है, उसमें टाइम ज्यादा लगता है, बाकी चीजें जल्दी जल्दी हो जाती हैं। पहले पहले क्या करो कि विदाउट टाइमिंग आप लिखो अपना ऐसे क्या है कैसे है। फिर उसके बाद क्योंकि आपको एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है, आप एग्जामिनेशन में जब जाओगे वहां पे अप्रोक्सीमेटली एक ऐसे के लिए 16 मिनट्स मिलेंगे आपको, तो फिर टाइमर लगा के शुरू करो। ओके। यहाँ पे मैं ना सबको ये कहूंगी कि अभी तक आप सिर्फ सुन रहे हो ना अगर, तो प्लीज पॉज दिस फॉर अ वाइल और वापस से रिवाइंड करके लिखते जाना, बिकॉज ही हैज टोल्ड दिस थिंग इन वेरी डिटेल। मतलब क्या क्रोनोलॉजी होनी चाहिए पेपर अटेम्प्ट करने की, क्या क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए, खासकर ऐसे में जो इन्होंने बताया कि व्हाट आर द सब टेक्स्ट क्या क्या होने चाहिए। ये सच में बहुत डिटेल्ड चीज है जो इन्होंने बहुत एफर्टलेसली प्लेइंग तरीके से बताया है। दैट शोज कि इन्होंने कितना कंटेंट इकट्ठा करा है। वंस यू आर वेरी थ्रू विद दिस ना, तो एफर्टलेसली वो हम चीज बोलते हैं, और जो चीज एफर्टलेसली होती है तो वो हमें लगता है कि हाँ ये कैजुअल जा रही है, बट दिस इज नॉट कैजुअल। प्लीज पॉइंट इट डाउन एक एक ऐसे लिख करके, है ना। ठीक है, ओके। मैं मुझे ना ये भी तुमसे जानना, जैसे जो भी तुमने ये सारी चीजें बताई कि न्यूज़पेपर भी पढ़ना चाहिए, उसमें एक एक एस्पेक्ट क्या किस तरीके से कवर करना चाहिए, वी हैव टू मेंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ नोट्स ऑल्सो, अच्छी खासी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। लेकिन हमारे जितने भी ज्यादा बच्चे होते हैं ना, एक तो होते हैं देखो फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में, और बहुत अच्छे बच्चे हुए तो वो ग्रेजुएशन से पहले ही मतलब प्रिपेयर करना स्टार्ट हो जाते हैं, बट स्टिल दे आर वेरी मच एंगेज्ड। ठीक है, और ग्रेजुएशन के बाद भी फील होने लगता है ना यार कि जॉब कर लेते हैं, 18+ हो चुके हैं, बर्डन कब तक बनेंगे। तो एक तो डाउट सबको ये होता है कि मैं जॉब के लिए अप्लाई करूं या ना करूं, और अगर करूंगा तो टाइम नहीं मिलता जॉब के साथ पढ़ाई करने का। जॉब लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, एंड इफ यस, तो फिर टाइम कैसे मैनेज होगा जॉब के साथ ये तैयारी करने का। मैम देखो, ऐसी चीज है कि अगर आप फैमिली में बर्डन हो तो आप पे प्रेशर और ही इंक्रीज होता रहेगा। आप अपनी 100% एफिशिएंसी से कोई भी चीज पढ़ नहीं पाओगे, कोई आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होती जाएगी, प्रेशर फील होगा क्योंकि। तो मैं इसीलिए कहूंगा, अगर कोई और सीडीएस और एफकेट ऐसे एग्जामिनेशन हैं जिसमें हमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है और आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपने एक बार की डिसेंट मेहनत कर ली है तो आपका क्लियर होना ऑलमोस्ट कंफर्म है। तो सीडीएस एफकेट ऐसे एग्जामिनेशन है कि आप फुल टाइम जॉब के भी साथ कर सकते हो सीडीएस एफकेट, लेकिन सीएपीएफ में थोड़ा सा डीप पूछते हैं और एक्स्ट्रा चीजें भी आती हैं जैसे पेपर 2 वगैरह, तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आप पार्ट टाइम कोई जॉब ले लो, और उसके बाद देखो सबके पास 24 आवर्स होते हैं, भले ही वो ग्रेजुएशन में, मेरे साथ के काफी सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने फाइनल ईयर के ग्रेजुएशन में सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन क्लियर किया है, एंड मेरे साथ बहुत सारे हैं जिन्होंने फुल टाइम रह के भी सीडीएस एफकेट क्लियर किया है। तो ये खाली अपने आप के लिए एक्सक्यूज है। 24 आवर्स सबके पास है, अपना टाइम अपने आप से मैनेज करो कि आपको किस सब्जेक्ट्स में ज्यादा टाइम लगता है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हो तो आपको साइंस वाले सेक्शन में कम टाइम लगेगा, किसी की बचपन से ही राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी रहती है तो उसको पेपर 2 के लिए कम टाइम लगेगा। तो अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के अकॉर्डिंग अपना टाइम एलोकेट करो और उस हिसाब से चीजों को मैनेज करो। और फैमिली पे बर्डन बनोगे तो तुम्हारे पे प्रेशर पड़ेगा, तो इसीलिए कुछ ना कुछ करते रहो। Right. So doing job is a must do option with preparation. एग्जैक्टली exactly, और एसएसबी में भी यही होता है कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर अगर पूछेगा कि हाउ डू यू मैनेज योर एक्सपेंसेस, इफ यू आर 18+ एंड यू आर सेइंग दैट आई टेक पॉकेट मनी फ्रॉम माय फैमिली, सो इट डजंट लीव अ गुड इंप्रेशन। Right. Okay.
तुम ये बताओ, इन सब का ये जो कभी-कभी हम बोलते हैं ना कि पढ़ाई नहीं हो रही है और ये सब टाइम नहीं मिल रहा है, ऐसा एक्चुअली नहीं होता। उनको बेटर वर्ड्स नहीं मिलते पोर्ट्रे करने के। ऐसा नहीं होता टाइम नहीं मिलता या मिलता है, टाइम मिलता है। उसी टाइम में हम फ़ोन भी चला लेते हैं, बातें भी कर लेते हैं, वेब सीरीज़ भी देख लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं। द प्रॉब्लम लाइज़ इन आई गेस इज़ इमोशंस मैनेजमेंट या तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, है ना? इसलिए हम एस्केप ढूँढने लगते हैं, कोई टाइम पास ढूँढने लगते हैं। How are you dealing with that? And what is your advice to all of this thing? मैम पहली बात है अपनी लाइफ में प्रायोरिटी सेट कर लो। अगर आपका गोल है एग्जामिनेशन क्लियर करना, तो हुँ, मेरा एक ही मंत्र है, जान लगा दो या जाने दो। अगर तुम्हें करना है तो 1000% उसको अच्छे से करो, अगर नहीं करना है तो स्टार्टिंग में ही छोड़ दो। हमेशा ये मत रखो कि यार इस बार अपने आप के लिए एक्सक्यूज मत ढूंढो कि यार इस बार मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे साथ कुछ और हो गया था, ग्रेजुएशन के एग्जाम चल रहे थे, बीच में ये एग्जाम आ गया, तबीयत खराब हो गई। अगर आप हमेशा अपने लिए एक्सक्यूज ढूंढोगे तो हर एक किसी के पास अपने एक्सक्यूज होते हैं। जो बच्चा पेपर क्लियर कर रहा है उसके पास भी एक्सक्यूजेस थे, लेकिन उसने उन एक्सक्यूजेस को साइड में रख के अपनी प्रायोरिटी सेट कर रखी थी कि मेरा फर्स्ट एम है, मेरे को एग्जामिनेशन क्लियर करना है एनी हाउ, और फिर उसने हुँ, अपना 100% दिया, जान लगा दी। और आप क्या कर रहे हो, जाने दो कि हुँ, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। तो ये है कि आप अपना कोई भी चीज अगर तुम परस्यू कर रहे हो तो उसमें 100% दो। एक्सक्यूजेस सबके पास रहते हैं कि क्या है कैसा है, तो एक्सक्यूजेस को अलग रखो। अपने आप को रिस्पॉन्सिबल पर्सन मानते हो तो अपने आप को, अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और उस पे वर्क करो। ओके। लेकिन मयंक, अभी हम जिस चीज़ को एक्सक्यूज़ बोल रहे हैं ना, बट एज़ अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें, सब हम 20 से 25 साल की उम्र में ये सारे एग्ज़ाम देते हैं और इस 20 से 25 साल की उम्र में ही सारे सारे जो सीन क्रिएट होते हैं, वो सारे होने वाले हैं। मतलब वी हैव टू प्लान फॉर द करियर, अचानक से हम बड़े भी हो जाते हैं। पहले एक किड लाइक थे फैमिली में, अब तुम अचानक बड़े हो जाते हो, तुम्हारी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज शुरू हो जाती हैं, यू आर लुकिंग फॉर अ करियर ऑल्सो, अ लॉट ऑफ पर्सनैलिटी चेंजेस आर ऑल्सो देयर फॉर यू। बहुत सारे धोखे खाए हो चुके हैं तुम अपने फ्रेंड से, और रिलेशनशिप्स के इश्यूज भी कंटिन्यू हो जाते हैं लगभग इस एज फ्रेम में। तो हाउ आर वी कॉलिंग ऑल दीज थिंग्स जो एक्चुअली हर किसी के साथ होता है एज एन एक्सक्यूज? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वी शुड नॉट हैव ऑल दीज थिंग्स, ऑल, और व्हाट? नो मैम, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, हर एक पर्सन की लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, सबकी सिचुएशन अलग अलग रहती हैं। तो हम्म, लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटीज सेट हैं कि मेरा फर्स्ट एम है कि मेरे को एग्जामिनेशन क्लियर करना है, सेकंड एम है कि मेरे को अपने फ्रेंड्स के साथ बना के रखनी है या रिलेशनशिप को मेंटेन करना है, तो हाँ, हर एक पर्सन के लिए प्रायोरिटीज अलग अलग रहती हैं। और आप हर चीज में अपना 100% नहीं दे सकते। अगर आप फुल 100% हो, आप अपनी एनर्जी अगर मैक्सिमम रिलेशनशिप्स में दोगे हम्म, तो आपकी प्रिपरेशन खराब हो जाएगी। अगर आप 100% प्रिपरेशन में दोगे तो आपके पर्सनल रिलेशंस अफेक्ट हो जाएंगे। तो राइट, ये जो रहता है एक बैलेंस है, आपको बैलेंस मेंटेन करके रखना है। और ये सबके लाइफ में होता है। आप कोई कोई बच्चे रहते हैं कि वो अपने आप को ही बोल देते हैं कि यार मेरे साथ बहुत ही बड़ा ये हो गया, रिलेशनशिप में धोखा हो गया, ये हो गया, वो दूसरे को ब्लेम करने के ऑप्शंस ढूंढते हैं। ये सबकी लाइफ में होता है। तो अपने आप को बहुत बड़ी एंटिटी मत मानो, मानो ये सबके साथ होता है। तुम्हारे साथ तो ये हो रहा है, यू आर बीइंग एक्सेप्शनल हियर। तुम्हारी क्लास बता रहे हैं तो भगवान जी। हाँ जी। ये है कि अपनी प्रायोरिटी सेट करो। और आप ऐसे फेज में हो कि आपको अपना एम चेज करना है अभी। आप रिलेशनशिप्स बाद में आएंगी, 25 ईयर्स के एज के बाद आएंगी, क्या है कैसा है। आप तभी अपना एक रिलेशनशिप में भी अपना एक फ्यूचर तभी स्टेबल कर सकते हो जब आपके पास एक डिसेंट जॉब है, आपका एम जो है वो फुलफिल हो चुका है, तो तभी आप उसके लिए जा सकते हो। तो पर अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं रखो। मानेंगे वाला अपना कैसे होने वाला है? एग्जैक्टली। ओके, ऑलराइट, ठीक है। अगर ये नहीं होता, जो तुम्हारा रिकमेंडेशन इतना लेट हुआ है इन योर अटेम्प्ट्स, अगर नहीं होता तो हैव यू थॉट ऑफ एनीथिंग? क्या प्लान भी तुमने प्लान कर रखा था? एग्जैक्टली मैम, प्लान भी सबके होने चाहिए कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली पे बर्डन मत रहो, तो आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करेगी। हम्म, और आपको रिजल्ट्स देने पड़ेंगे अगर आप चाहते हो आपकी फैमिली सपोर्ट करे। ये नहीं कि इस बार नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम में हो सकता है नहीं हुआ, हम्म, सेकेंड टाइम में क्यों नहीं हुआ, थर्ड टाइम में क्यों नहीं हुआ। अगर और एक सीडीएस में, एक से दूसरे सीडीएस में 6 इयर्स का गैप रहता है, और अगर आप पहले से प्रिपरेशन करो तो अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर के लिए है दूसरा आपका अटेम्प्ट।
आप एक साल में अगर एक एग्जाम, और ये इतने डिफिकल्ट एग्जामिनेशंस नहीं है, ये हम्म, एसएससी सीजीएल जैसे एग्जामिनेशंस नहीं है जहाँ पे आपको मेरिट का बहुत ही ज्यादा सीन रहता है। ये ऐसे एग्जामिनेशंस नहीं है, ये क्वालिफाइंग नेचर के हैं। अगर और इतने भीड़ भी नहीं है इसमें, क्योंकि एज ग्रुप जो है वो कम है, 21 से 25 तक ही है, 20 से 25, और एज ग्रुप कम है, जिसकी वजह से हमारे जो मैक्सिमम चंक होती है, भीड़ होती है, वो निकल जाती है। हम्म, तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर आपने ढंग से अपनी चीजें संभाल रखी हैं तो आप इजीली कर लोगे इसको। हम्म, ओके। तो इट्स एन एसेंशियल थिंग टू हैव प्लान बी विद यू, ताकि तुम्हारे पे प्रेशर भी ना हो फिर। एग्जैक्टली exactly. और जैसे मेरा था तो मैंने क्या कर रखा था कि मैंने अपने आप को जैसे ही मेरा आई हैव स्टार्टेड गिविंग एग्जामिनेशंस 2020, तो मैंने तब से कोविड के टाइम से मैंने एग्जामिनेशन देने लग गया। मेरा सीडीएस टू 2022 क्वालिफाई नहीं हुआ था, फिर सीडीएस वन 2021 क्वालिफाई हो गया था। तो आई वॉज कॉन्स्टेंटली गिविंग रिजल्ट्स टू माई फैमिली एंड आई वॉज नॉट इन बर्डन इन माई फैमिली। तो मैं कभी भी एक एसएसबी जाता था, मेरी एक एसएसबी हमेशा पेंडिंग रहती थी। अगर एयरफोर्स की चला गया तो आर्मी की पेंडिंग है, आर्मी की चला गया तो एयरफोर्स की पेंडिंग है। आई एम रिकमेंडेड इन माई 10th अटेम्प्ट, लेकिन अभी भी मेरी दो एस एस बी पेंडिंग है, सीडीएस वन 2024 की और एफ कैट वन 2024 की। तो हमेशा मेरा ये था कि एक एसएसबी जो थी हमेशा पेंडिंग रहती थी। एंड माई सेकेंड ऑप्शन वॉज सीएपीएफ, असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन। हम्म, तो उसका भी मैंने 2022 में मेरिट आउट हूँ, 2023 का रिजल्ट आ वेटिंग। तो हम्म, मेरा ये था ये हो जाए। फिर उसका भी थर्ड रखा था कि जो बच्चे मैरिट आउट हो जाते हैं तो उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव कॉल आती है, मतलब लेटर एंट्री टाइप की कॉल आती है डिप्टी फील्ड ऑफिसर की। तो एक वो वाला था। एंड इफ नॉट, तो मैंने एग्जामिनेशन भी दिया था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज फॉर एमबीए, कि अगर कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि मैंने अपने आप को सारा टाइम दे दिया था जितना प्रिपरेशन फेज होता है, 20 से 24 तक अप्रोक्सीमेटली। अब मैं ये चाह रहा था कि इन माय लास्ट अटेम्प्ट्स में कहीं पे और ज्वाइन कर लूं। अगर कुछ नहीं होता है तो मैं कहीं और पे ज्वाइन कर लूं, एंड देन आई विल स्टार्ट माय अदर जर्नी। ओके, ऑल राइट। सो दैट वाज नॉट पुटिंग अ बैकअप लॉट ऑफ ऑप्शन। प्रेशर ऑन यू, अनड्यू प्रेशर जिसको कहते हैं, है ना, कि कर। एग्जैक्टली मैम, अगर एक ही चीज को लेके चलोगे तो बहुत सारा तुम्हारी तरफ से तुम अपने आप को बहुत ज्यादा प्रेशराइज फील करने लगोगे। फैमिली का अलग प्रेशर हो जाएगा, तो इसीलिए सारी चीजें को साथ में लेके चलो। हम्म, और अगर तुम्हारी बहुत ज्यादा फैमिली के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो फैमिली इज मस्ट, फैमिली इज द प्रायोरिटी। ओके, राइट। एंड ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट एसएसबी, अगर क्योंकि तुम्हारे एसएसबी में भी बढ़िया मार्क्स आए होंगे, है ना। अभी मार्क्स आर नॉट येट आउट, बट ये रैंक है तो ऑब्वियसली यू आर स्कोरिंग वेरी वेल इन योर रिटन, वो तो पता ही है, वो तो सामने ही है। बट इस रैंक से तो समझ आता है कि तुमने एसएसबी में भी बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। ठीक है, कैसे करी तैयारी तुमने? मैम प्रिपरेशंस का ऐसा है कि मैं कहूँगा अगर कोई भी अगर कैंडिडेट है वो फर्स्ट टाइम जा रहा है, तो मैं हम्म, कहूँगा उसको प्रोफेशनल गाइडेंस डेफिनेटली हेल्प्स। मतलब वहाँ पे जितने भी बच्चे आएंगे, मोस्टली फॉर द रिटन एंट्री, वो कहीं ना कहीं से कोचिंग लेके आते हैं, कहीं ना कहीं से प्रोफेशनल गाइडेंस लेके आते हैं। क्योंकि अगर आप रिटन एंट्री क्लियर करके जा रहे हो तो बहुत सारी चीजें स्टेक्स पे होती हैं, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम रिटन एंट्री क्वालिफाई किया है, तो आपके लिए वही बहुत बड़ा अचीवमेंट है उस टाइम ऑफ कि कोर्स। आपने रिटर्न एंट्री क्वालिफाई किया है। फिर सारे बच्चे जो रहते हैं वो कहीं ना कहीं से प्रोफेशनल गाइडेंस लेके आते हैं। और अगर तुम एक अकेले ऐसे ग्रुप में रहोगे, फ्रेशर्स के ग्रुप में, कि जहाँ पे आपको पता नहीं है प्रोसेस क्या होता है, आप कितना ही यूट्यूब से प्रोसेस देख लोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारी ग्राउंड टास्क में। ग्राउंड टास्क में आपको ग्रुप के साथ परफॉर्म करना है। अगर आपने कभी ग्रुप के सामने परफॉर्म नहीं किया, आपने ग्रुप के साथ डिस्कशन नहीं किया, आपको पता नहीं है कि बल्ली फट्टा का यूजेस कैसे हो सकता है, तो बहुत ही ज्यादा हो सकता है दिक्कत आए। तो इसीलिए अगर कोई भी बच्चा फर्स्ट टाइम जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे सारे प्रिपेयर करके आएंगे, सारे प्रोफेशनल गाइडेंस लेके आएंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग उसको प्रोफेशनल गाइडेंस लेनी चाहिए। मैंने भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में 2021 में ही प्रोफेशनल गाइडेंस ली थी, और ये हेल्प करती है। भले ही मैं आई गॉट रिकमेंडेड इन माई 10th अटेम्प्ट, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में हेल्प नहीं करी, मेरे को हेल्प इनपुट्स करी। मेरे को हेल्प करे हम एक तुम्हें, है ना, इन लोगों ग्रुप के। डायनेमिक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ग्रुप डायनेमिक्स। हम्म, तुम ग्रुप में कैसा परफॉर्म कर रहे हो, तुम ग्रुप के साथ कैसा एंगेज कर रहे हो, तो चीजें तभी आ पाएंगी जब आप ग्रुप के साथ हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज रहती है। पहली तो ये चीज हो गई। दूसरा क्या है कि आप जैसे जैसे
प्रिपरेशन करोगे, आपके एसएसबी वाले फ्रेंड्स बनेंगे जो आपके साथ कोचिंग में होंगे। आप उनके साथ क्या करो कि कोई अगर आपने कोई पिक्चर देख लिया, आप उनके साथ अगर डिस्कशन कर रहे हो किसी भी चीज के, जीडी के लिए डिस्कशन करो, या उन्होंने अचानक से आपको कोई लेक्चरेट का टॉपिक दे दिया एंड विदाउट गिविंग 3 मिनट्स ऑफ टाइम उन्होंने सीधे बोल दिया कि 3 मिनट अब सुनाओ तुम। हाँ। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें अपने थॉट्स कंपाइल करने आएंगे, आपको डिलीवरी करनी आएगी। तो और आप अगर खुद से करोगे ना आइसोलेशन में, सिर्फ रिटर्न की तैयारी हो सकती है, एसएसबी की नहीं। राइट, आई एग्री। तो एसएसबी के लिए आपको ग्रुप चाहिए, आपको बिना ग्रुप के आपको समझ में नहीं आएगा आपको कैसा करना है। ठीक है, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है, आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। अगर आपका ग्रुप अच्छा, आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं, आप इधर उधर दोस्तों के साथ आउटिंग जाते हो, और ये आपके साइकोलॉजी में भी दिखता है कि आप एक ग्रुप में कैसे परफॉर्म करो। अगर आप ग्रुप के लीडर हो तो आपने कैसे चीजें ऑर्गेनाइज करी। अगर आप अकेले रह रहे हो तो आप क्या चीज ऑर्गेनाइज करोगे? कुछ नहीं। आप अपना डेली शेड्यूल ऑर्गेनाइज कर सकते हो मोस्टली, और वहां पे जो पिक्चर्स आएंगे वहां पे ग्रुप रहेगा, आप क्या करोगे? आपने जब कभी परफॉर्म ही नहीं किया अपने ग्रुप के साथ। और ये भी है ना कि देन कुछ लोग होते हैं जो रोड़े डालने का ही काम करते हैं, उनसे कैसे डील एग्जैक्टली मैम। करो? घर में अकेले बैठ के तो देर इज नो वन ट्रबलिंग मी, नो वन इज हैम्परिंग मी विद इलॉजिकल स्टेटमेंट्स वगैरह। तो उनको डील करने के लिए तो मुझे जाना पड़ेगा वहां पे कि एग्जैक्टली मैम, और अपनी मतलब ऐसे मत रखो कि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही ज्यादा है, अगर उसने कुछ बोल दिया तो मैं हर्ट हो जाऊंगा। ऐसे में मैम कुछ नहीं होता। अगर अगर तुम कुछ गलत कर रहे हो और जो तुम्हारा पीयर है, जो तुम्हारा फ्रेंड है, वो तुम्हें बता रहा है कि यहाँ पे गलत है, यहाँ पे इम्प्रूव किया जा सकता है, तो डेफिनेटली उसकी बात सुनो, इम्प्रूव करो। बाकी लोगों से भी पूछो, अपने फ्रेंड से पूछो क्या मैं यहाँ पे ठीक कर सकता हूँ, ये चीज मेरे को ठीक नहीं लग रही, क्या तुम्हारे अकॉर्डिंग सही है। तो अगर तुम ग्रुप के साथ रहोगे, तो मेरा भी एक पूरा अपना ग्रुप था, मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं, देहरादून के अनिकेत हो गया, बहुत सारे हैं, दीपक, आशु वगैरह। तो इनके साथ हम क्या करते थे कि एक व्हाट्सएप ग्रुप था हमारा, हम्म। कि एक किसी ने कोई फोटो देखी कहीं से, उसने फोटो भेज दी, टीएटी की पिक्चर, और उसके एट द एंड ऑफ द डे सारे अपना कुछ ना कुछ काम कर रहे होते थे, कुछ ना कुछ कहीं बिजी। एट द एंड ऑफ द डे 11 PM से पहले हम क्या करते थे कि एक एक स्टोरी लिख के उसमें भेज दी। अब स्टोरी भेज दी, एक दूसरे के रिव्यू कर लिए थोड़े बहुत। रिव्यू करने से अब क्योंकि पता चल जाता है, अब जैसे आप रिपीटर बनने लगते हो, सबने प्रोफेशनल गाइडेंस ले रखे है, आपको पता चल जाता है कहाँ पे आप, कोई कोई बच्चे कैसे लिखते हैं स्टोरी कि प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करके सॉल्व करना। तो पहले मैं भी यही कर रहा था कि कोई एक नॉर्मल सी न्यूट्रल सी पिक्चर है, उसमें पहले प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस कर ली, फिर हमारा हीरो आया, उसने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। तो दिस इज द वर्स्ट थिंग। सब कुछ यस डन इट जैसे ऑल। मतलब, हाँ, तो वही है कि पहले सिंपल फ्लोर था, आपने क्या किया, गड्ढा किया और उसी को मिट्टी भर दी। अब हाँ, ये चीज नहीं करनी है, वहीं से इमारत बनानी शुरू करनी है जो आपको मिला है। तो ये वाली चीजें हैं, वो फिर हमने बताई एक दूसरे से, जब डिस्कशन करने लगे हमें पता चला कि हाँ हमारी कहाँ पे शॉर्ट कमिंग्स है, कहाँ पे हम थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो क्या प्रोफेशनल गाइडेंस लोगे, तब वो आपको काफी सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर कर देंगे। लेकिन जब आप ग्रुप के साथ परफॉर्म करोगे तब आपको काफी सारी चीजें पता चलेंगी, आपके पीयर्स जो है वो आपको बताएंगे क्या क्या इम्प्रूव और हो सकता है। मयंक, तुम 3 बार स्क्रीन आउट हुए हो, ठीक है? यू सेड दैट peer group has helped you so much, और तुम्हारा अच्छा ग्रुप भी रहा है। कोई ऐसा स्क्रीन आउट का कोई मोमेंट जो ऑकवर्ड सा हो, कोई फनी सा हो, जो तुम्हें याद रह गया हो, ऐसा कुछ ऑफ गेटिंग स्क्रीन आउट? मैम, स्क्रीन आउट का एक मोमेंट था कि मतलब अभी तक जितने भी पिक्चर्स आई हैं तो हाँ। मोस्टली हेजी थी, मोस्टली ओके। हेजी थी वो पिक्चर्स, पीपीडीटी की। तो हाँ। हमने क्या किया, मतलब हम स्टोरी बनाते हैं तो वो हेजी वाली पिक्चर में क्या है कि आपकी बहुत सारी इमेजिनेशंस लग सकती हैं। तो हम्म। भोपाल का केस था, तो भोपाल में मैं गया था, वहां पे पीपीडीटी पिक्चर आई तो उसमें साफ दिख रहा था। साफ कैसे दिख रहा था कि एकदम पूरी क्लियर पिक्चर थी, उसमें एक 4 लोग जो है एक पर्सन को उठा के ले जा रहे थे, पीछे एक ओके। पेड़ था, और एक कार का एक्सीडेंट हो रखा था, उससे धुआं निकल रहा था। ओके। तो इतनी सिंपल पिक्चर थी, तो सारे बच्चों की सेम टू सेम स्टोरी बनी। सारे बच्चों की सेम टू सेम स्टोरी बनी, किसी किसी ने पीछे वाली कार नहीं देखी तो उन्होंने हीट स्ट्रोक पे बना दी। हमारे ही ग्रुप में काफी सारे थे, जो ओके। पीपीटीटी वाला ग्रुप था हमारे, उसमें काफी सारे थे जिन्होंने हीट स्ट्रोक पे बना दी। उन्होंने पीछे वाला बैकग्राउंड ऑब्जर्व नहीं किया कि कार है उससे स्मोक निकल रहा है। और हम्म। हमने क्या किया कि हमने स्टोरी बनाई। अब एक नॉर्मल सा एक्सीडेंट हो रखा है, मैंने डॉक्टर बनाया उसको, और उसने जो भी अपना हीरो काम करता है उसको हाँ। फाइनली सेव किया।
तो ओके। हमें लगा कि यार सबकी स्टोरी सेम है और हमने भी सही लिखा है, नरेशन वगैरह जीडी वगैरह सब अच्छा चला गया। और जब पूरा कंप्लीट हो गया हमारा पीपीटीटी, तो हम हीट स्ट्रोक वाले को ऐसे ही मजाक मजाक में बोल रहे थे कि भाई तेरा मुश्किल है, कि अब तो तूने ढंग से ऑब्जर्व नहीं किया। और मैं अपने एक फ्रेंड के साथ गया था, उसकी भी सेम ही उसी टाइम एसएसबी थी, साथ में थी। तो हम दोनों ने ऑलमोस्ट सेम स्टोरी बनाई थी। मेरा बस प्रोफेशन डॉक्टर था और उसका कोई ऐसे ही कॉलेज वाला स्टूडेंट था। तो हमने ऑलमोस्ट सबकी की स्टोरी सेम थी। तो हमने कहा हीट स्ट्रोक वाले भाई तेरा मुश्किल है होना। हो और तो जैसे ही गया। हमारा पीपीडीटी का रिजल्ट, हाँ, पीपीडीटी का रिजल्ट आया, हम टिन शेड के नीचे बैठे थे एंड अप्रोक्सीमेटली कितनी उस टाइम 100+ रिपोर्टिंग थी सीडीएस ओटीए की। हाँ। और 40 के आसपास स्क्रीन इन हुए थे। ओके। जो वहाँ के ऑफिसर थे वो एक के बाद एक चेस नंबर बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारा क्यों नहीं आ रहा। और आर्मी में एक चीज क्या है कि कोई सीरियल वाइज नहीं चलता है, हाँ। कि 1 2 ऐसे करके नहीं चलेगा। एयरफोर्स में क्या है, सीरियल वाइज आपके चेस नंबर बोले जाते हैं। हाँ। हम कह रहे हैं अभी आएगा तभी आएगा। शायद भूल हमने गए स्टोरी भी होंगे, सही बनाई। बाद में लिखा होगा। हाँ, कि लास्ट में बोल देंगे। और जो हीट स्ट्रोक वाला था वो स्क्रीन इन हो गया। हमने कहा भाई ये हो गया तो हमारा तो होना ही है ऑलमोस्ट। फिर हम गए हैं और 40 अप्रोक्सीमेटली 40 गॉट स्क्रीन इन और 40 चेस नंबर खत्म हो गए। हम कह रहे यार इतने हो गए, इतने में हमारा नहीं आया। हमने कहा यार ये कैसे ही हो सकता है। फिर हमने क्या ही करना था, स्क्रीन आउट हो गए थे टिकट बुक करी, घर गए और पूरे हंसते हुए गए थे कि ऐसी सिंपलेस्ट पिक्चर पे स्क्रीन आउट अगर हुए थे तो यही थी हमारी। ओके, ठीक है। तो ये एक फनी वर्ड था, बट इसमें से भी कुछ अच्छा अगर मैं बताऊं, इन्हीं के स्क्रीन आउट का मोमेंट, बिकॉज आई नो दैट लाइक ही इज वेरी गुड एट वर्क, ठीक है, वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड वेरी ऑर्गेनाइज्ड। मैं इनके साथ 6 से 8 महीने काम किया हुआ है, तो ही इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड। कि पहले से ही उनका प्रायर ये सब ऑर्गेनाइजेशन चलता रहता है कि मैम आई विल नॉट बी अवेलेबल बिकॉज आई एम गोइंग टू द एसएसबी। और तो जितना भी हम काम करने वाले हैं उसको आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं, एंड दैट्स वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑफ यू। और आगे पीछे सब करने के बाद जोरों शोरों से एसएसबी के लिए विदा करते हैं हम। एंड द नेक्स्ट डे he texted me कि मैम आई गॉट स्क्रीन्ड आउट, मैं क्लास लेने के लिए तैयार हूँ। That was very very that thing, क्योंकि काम has already been done. I was ready with the alternatives and everything was just done, but then he was, मतलब कहने का मतलब ये है कि getting back to the work, इतनी तैयारी करके गए हैं, रिटन एग्जाम में इतने अच्छे मार्क्स लेकर गए हैं, एंड देन गेटिंग स्क्रीन्ड आउट, इतना बुरा लगता है। ये जो चीज मैं अभी बोल रही थी ना कि स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड इमोशन मैनेजमेंट, यहीं पे वो मैं एक्शन के थ्रू डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ कि as soon as he got screened out and he texted कि मैम I got screened out and I'm ready to take classes now, तो वो मुझे हरकत बहुत काफी अच्छी लगी थी कि हाँ, you are getting back to the work and you are doing what is required। तो ये एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये प्लीज आप इनसे जरूर लेना, बिकॉज आई हैव सीन दैट थिंग आफ्टर गेटिंग स्क्रीन्ड आउट। ओके। मैम एग्जैक्टली, अगर तुम जितनी जल्दी अपने बैक टू वर्क आते हो तो उतनी जल्दी आप अपने स्क्रीन आउट कॉन्फ्रेंस आउट को भुला पाओगे, अदरवाइज वो तुम लगे रहोगे। लेकिन एक चीज है, कभी भी अगर तुम स्क्रीन आउट या कॉन्फ्रेंस आउट हो उसको डॉक्यूमेंट जरूर कर लो, क्या क्या ढंग की चीजें कर सकता था क्या क्या नहीं। तो उसे डेफिनेटली इट हेल्प। ओके, ठीक है, स्क्रीनिंग से आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने एस्टैब्लिश किया तुम्हारे एसएसबी में अच्छे ही मार्क्स आए होंगे, बाकी सब तो समझ आता है कि कहाँ कैसा परफॉर्म किया, और कोई हमें हेल्प भी करता है, लाइक इफ वी आर इन द सेम ग्रुप, तो यू कैन टेल मी कि हाँ ग्रुप में मैंने शायद ज्यादा डोमिनेशन दिखा दिया, या मैं बहुत चुप थी या बहुत इंट्रोवर्ट। वो समझ आता है, कोई ना कोई फीडबैक मिलता है। इंटरव्यू में भी थोड़ा सा परसेप्शन आ जाता है कि यार फंबल अब तो किया हुआ है कहीं ना कहीं, लेकिन साइक में चीज समझ नहीं आती। राइट, मेरे साथ भी हो चुका है कि मैं तो अपना बेस्ट दे के अपनी स्टोरी लिखती हूँ ना, मतलब मुझे तो अपनी स्टोरी बेस्ट ही लग रही है इसलिए मैं लिख रही हूँ। तो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर साइट थिंग, कैसे लूप होल्स को आइडेंटिफाई करके उसको ठीक किया, हाउ टू बेसिकली गो फॉर दी साइट टेस्ट? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी तो आपको काफी सारी हेल्प हो जाएगी कि कैसे एक स्टोरी को राइट करते हैं। हमारा इंट्रोडक्शन जो होता है पूरा स्टोरी का, स्टार्टिंग की 2 लाइन में खत्म होना चाहिए। मैक्सिमम पोर्शन जो मैक्सिमम लाइन्स हैं हमें एक्शंस को डिवोट करनी चाहिए। और उसके बाद हमें कंक्लूजन जो है जो हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए।
हमेशा कंक्लूजन पॉजिटिव ही होना चाहिए, उसको अच्छे नोट पे खत्म करना और विद इन द टाइम करना है। हम्म। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है कि हमें एक्शंस कैसे लिखने हैं। या। एक्शंस में क्या है कि काफी सारे बच्चे जो है जर्नलाइज चीजें लिख देते हैं। अब जर्नलाइज चीज जो है हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से एकदम, एक अगर कहीं पे हम्म। एक माउंटेन क्लाइंबिंग की कोई पिक्चर आ गई है, उसमें सबने माउंटेन क्लाइंबिंग ही लिखनी है, नो हम्म। डाउट अबाउट दैट, सब हम्म। वही चीज लिखेंगे। लेकिन आपके जो एक्शंस होते हैं, ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स होती हैं, वो मैटर करता है। अगर आप उसमें डिटेल्स, तो आप जितनी ज्यादा डिटेल्स दोगे उसमें कि एक रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपने कैराबिनर्स का यूज किया, आपने डिफरेंट टाइप का नॉट्स का यूज किया, चॉक पाउडर यूज किए। फिर हम्म। अगर आप कोई माउंटेनियरिंग के लिए जा रहे हो, आपने क्रैम्पॉन्स यूज किए, आइसेक्स यूज करी। तो बहुत सारी चीजें जब साइकोलॉजिस्ट पढ़ता है उसको पता चलता है कि इस बच्चे को इस चीज के बारे में डिटेल नॉलेज है। अगर आप ऐसे ही हर चीज के बारे में करके जाओगे, देखो जो थीम्स है ना वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब सेम ही है। आपने एक सेट ऑफ पैटर्न ही सिनेरियोज हैं कि चार हम्म। बंदे बात कर रहे हैं, हो सकता है चार बंदे जो छोटे हैं वो बात कर रहे हैं, बड़े हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, जनरली ऐसी आती हैं। कोई जंगल के बीच खड़ा है, कोई हाँ फूट मतलब में कुछ जा रहा है। कुछ है ना, तो क्लीशे टाइप्स होती है कि एक स्टोरी बननी है कि कोई गेम ऑर्गेनाइज करवाना है तुम्हें, और तुम अपने पीआईक्यू से जो तुम गेम खेलते हो ज्यादातर उसमें से, मैं हॉकी खेलती थी, मैंने हॉकी पे बना दी थी अपने टैट वैट, मतलब टैट स्टोरीज में एक गेम वाली होती है, एक हॉस्पिटल वाली आ जाती है, एक कोई एडवेंचर वाली आ एक जाती है। एक्सीडेंट तो वाले। थीम इज गोना बी सेम, व्हाट हाँ एड्स इज डिटेलिंग, है ना। हाँ, तो तुम इस जितनी ज्यादा डिटेलिंग का डिटेल क्या ऐड करें, करोगे मतलब उतना। डिटेलिंग। डिटेलिंग में मैम एक तो आपका पीयर ग्रुप जो रहता है वो आपको बहुत सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे इंसाइट्स दे देगा। क्योंकि जब अगर आप आइसोलेशन में दिमाग लगा रहे हो, आप कितनी सारी चीजें सोच सकते हो, एक लिमिटेड नंबर ऑफ थिंग्स सोच सकते हो। जब आपका पूरा ग्रुप एक चीज के बारे में सोच रहा है, उसके बारे में आपको डिटेल्स निकाल के दे रहा है, और आप तो आपके पास क्या हो जाते हैं, बहुत सारे हमारे स्टेप्स हो जाते हैं, बहुत सारे एक्शंस हो जाते हैं। और इसके बाद हम गूगल का भी यूज कर सकते हैं। अदर देन गूगल, सबसे अच्छा आजकल चैट जीपीटी यूज कर लो। कोई भी चीज, हाउ टू ऑर्गेनाइज गेम्स, स्कूल गेम्स, वो हम्म। लिख दो तो पूरा एक डिटेल्ड दे देगा कि कैसे तुम ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो अगर तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो उसको यूज करो। और वो हाँ। जो जितने भी हमारे, ये नहीं कि तुमने उस टाइम देखा, पढ़ लिया, एक स्टोरी लिख दी, भूल गए, नो। ऐसे में कुछ नहीं होने वाला। हम्म। आपने एक कॉपी बनाओ, उसमें लिखो अगर माउंटेनियरिंग है या फिर हमारा स्पोर्ट्स कंपटीशन है, तो हाँ। उसके क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं। अगर आप लिख नहीं रहे हो, चीजें ढंग से नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। किसी किसी का ये वाला पोर्शन बहुत ही अच्छा रहता है, जिसने अपने स्कूल टाइम, अपने कॉलेज टाइम में चीजें ऑर्गेनाइज की रहती हैं, तो हम्म। उसका बहुत ही अच्छा रहता है। उसको ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है हाँ, उसके। जेन्युइनली पता उसको होता है पता कि है क्या करना है। हाँ, कि एक्शंस क्या है। हम्म। लेकिन अगर जिन्होंने नहीं किया तो वो इन सारी चीजों का यूज कर सकता चैट जीपीटी बेस्ट है। अब के टाइम में देखो तो फ्री वर्जन भी है उसका 3.5, तो यू कैन गेट हेल्प अच्छे से ऑर्गेनाइज चीजें लिखने का, है ना। ओके, या दिस इज डूएबल। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, क्या बोलते हैं उसको, हाउ आर यू प्रैक्टिस का मतलब क्या, तुम कैसे प्रैक्टिस करते हो उस चीज को। है। मैम देखो, प्रैक्टिस का ऐसा है कि अगर आप प्रोफेशनल गाइडेंस लोगे, आपको पता चलेगा कि एक स्टोरी कैसे लिखते हैं, डब्ल्यू एटीज कैसे लिखते हैं, एस आर टीज में आपके कैसे रिएक्शंस होने चाहिए। कोई कोई क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जो जाता है विदाउट एनी प्रोफेशनल गाइडेंस, वो बहुत ही कम एस आर टीज कर पाता है, 25 के आसपास एस तुमने आर टी कितनी कर करी थी पाता है इन ये 30 लास्ट मिनट। अटेम्प्ट में अपने। मैम अप्रोक्सीमेटली 45 से 47 के बीच में जाती हैं एस आर टीज। ओके। और अभी क्या है, बुकलेट्स चेंज हो गई हैं, पहले तक काफी सारी सेम ओके। आ रही थी। इस बार क्या हुआ है, पिछले 2-3 टाइम से बुकलेट्स जो है चेंज हो गए हैं। तो हाँ। वो जो सिचुएशंस हैं वो डिमांड करती हैं कि तुम डिटेल्ड आंसर लिखो, और डिटेल्ड आंसर में भी कॉमा कॉमा लगा के लिखते हैं, ताकि हमारा शॉर्ट टाइम में जल्दी हमारा हम्म। जो एक सिचुएशन है वो कंप्लीट हो जाए। ये हम्म। चीज हो गई। अब जो बैट होते हैं उसमें कहते हैं कि हमारे जो प्रोनाउंस होते हैं, मॉडल वर्ब्स जो होते हैं वो नहीं यूज करने चाहिए, ऑब्जर्वेशनल सेंटेंस बनाने चाहिए। ये आप तभी करोगे जब आपको अच्छे से चीजें पता होगी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू मैम, जो हमारा साइकिल है, जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसमें ऑलमोस्ट, भले ही एसएसबी है, हमारे आर्मी के एसएसबी है या एफएसबी है, तो उसमें सेट ऑफ वर्ड्स ही हैं, वो ही हम्म। हमारे शफल होके बार बार आ रहे हैं। अगर हम्म। आपने डिसेंट प्रैक्टिस कर रखी है उसकी, अच्छे सेंटेंसेस बना रखे हैं, आपको थोड़ा बहुत याद है, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प। कई ओके। बार क्या होता है, वहां पे कुछ नया नया वर्ड आ गया, तो जैसे टेबल आ गया, तो नया वर्ड है या कोई और दूसरा वर्ड है,
तो उसमें हमारा दिमाग कई बार इतने अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाता। किसी किसी की बहुत ही अच्छी रहती है तो वो कर लेगा, लेकिन किसी नहीं है तो क्या करे कि इन सारी चीजों की अगर प्रैक्टिस कर रहे हो आप टाइम लिमिट के अंदर, तो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। सेम गोज विद टीएटी, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको हेल्प करेगा। ओके। ब्लैंक स्टोरी तुम प्रिपेयर करके जाते हो या ऑन द स्पॉट जो भी दिमाग में आए यू आर गोइंग विद द फ्लो? दो दो तीन स्टोरीज प्रिपेयर करके ले जाओ, तीन स्टोरीज मैं कहूंगा प्रिपेयर करके ले जाओ ब्लैंक स्टोरी के लिए। और इसमें क्या है कि अगर मैं तीन क्यों बोल रहा हूँ, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि वो वाली स्टोरी आपकी पहली यूज हो जाती है, तो हाँ, इसीलिए दूसरी मेरे साथ ऑल्टरनेटिव हुआ है। रखो। अगर दूसरी, हाँ दूसरी भी अगर पहले यूज होगी स्टार्टिंग की 11 पिक्चर्स में, तो थर्ड यूज हो जाएगी। इससे बहुत ही सही रहता है कि तुम पहले से, अगर वो तुम्हें मौका दे रहे हैं कि तुम्हें अपनी इमेजिनेशन से सोचना है, तो उधर पे ही बैठ के क्यों सोच रहे हो, घर से सोच के जाओ। सारी चीजें अगर तुम बिफोर हैंड, जो भी अगर आप बिफोर हैंड चीजें कर हाँ, सकते हो, तो सब प्रिपेयर करके जाओ। ओके, ऑलराइट, ठीक है। और क्या बोलते हैं, एसडी में तुमने एनालिसिस कैसे लिया, मतलब फीडबैक में व्हाट, अगर तुम ये बता पाओगे ना व्हाट एग्जैक्ट क्वेश्चंस, मतलब जैसे फ्रेंड्स वाला है एंड आई एम योर फ्रेंड, यू आर आस्क, मतलब व्हाट सेट ऑफ एग्जैक्ट क्वेश्चंस यू आर आस्किंग टू द योर फ्रेंड सर्कल, योर पेरेंट्स, ताकि तुम एक अच्छा एक क्वालिटेटिव एसडी बना सको अपना। ये अपने फ्रेंड, देखो अगर तुम फ्रेंड से पूछो, फ्रेंड्स तो पहली बात तो मजाक उड़ाएंगे उनका काम है वो कि हाँ, तू तो ऐसी है ये वो, तो हाँ, उसको दिल पे नहीं लेना। उनको बोलना है भाई जेन्युइनली बता दो, मेरा एसडी प्रिपेयर करना, तो राइट। बताएंगे कि कहाँ पे कौन सी चीजें हैं। अब कई सारे बच्चे जो रहते हैं ना, उनको सही से मतलब उन्होंने अपने फ्रेंड से सारे पूछ लिया कि तुम्हें क्या लगता है मैं कहाँ पे लैग करता हूँ, या मैं किस टाइप का पर्सन हूँ, कहाँ पे चीजें मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, वो सारी चीजें उनसे पूछो। ठीक है, फ्रेंडली मैनर में पूछो, वो भी बताएंगे आपको कि कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो, क्या क्या उनको एक दो चीजें जो लगती हैं जहाँ पे ठीक हो सकता है, तो जेन्युइनली बताएंगे। सेम गोज विद द पेरेंट्स, सेम गोज विथ टीचर्स अगर आपके हैं, तो फिर ये एम्प्लॉयर्स वगैरह जो भी हैं, अगर आप पूछोगे तो डिसेंट से बताएंगे। अगर फिर उसके बाद क्या करो, कई सारे बच्चे जो रहते हैं उनको सही राइट ऑफ यूजेज ऑफ वर्ड्स नहीं पता रहता। हम्म। वो क्या करते हैं कि एसडी लिख रहे हैं तो गलत वर्ड्स का यूज कर लेते हैं। मतलब एक स्ट्रॉन्ग वर्ड होता है, एक लाइट वर्ड्स होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का यूज कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग वर्ड्स जो है, अब वीकनेस में अगर आप स्ट्रॉन्ग वर्ड्स लिख रहे हो कि ये मेरी वीकनेस है, तो बहुत ही मतलब ऐसा चले जाता है। अब एक कोई मेरे को अपना जूनियर मिला था, उसने मेरे को अपनी एसडी दिखाई थी, तो आ, उसने अपने वीकनेस में लिखा था कि हिज फ्रेंड से दैट आई एम अ माइजर, कि वो बहुत ही ज्यादा कंजूस है। तो फ्रेंड्स जो है कंजूस नहीं होता, वो अफोर्डेबल होता है, कि आप किफायती हो, हाँ, आप चीजें को मेंटेन करके चल रहे हो। हाँ, ये तुम्हारा अलग मनी चीज होती है, मैनेजमेंट अच्छा है। कंजूसी। हाँ, कंजूसी अलग चीज होती है। तो सही राइट वर्ड्स का यूसेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसडी में। तो अगर तुम देखो एसडी आपको पता है क्या क्या पूछेगा वो, हाँ, आपको वही चीजें लिखनी है, तो बिफोर हैंड करके ले जाओ ये सारी चीजें। हाँ, और लाइट वर्ड्स का यूज करो अपने और कोई भी चीज है, कोई भी चीज आप अपनी क्वालिटी एक्सप्लेन कर रहे हो, तो उसके साथ उसका एक एग्जाम्पल लगा के दे दो। ओके। तो उससे क्या रहता है कि वो सब्सटेंशिएट होता है, अदरवाइज ऐसा लगता है कि बस एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं कि हाँ, हेल्पफुल। मतलब हेल्पफुल तुम ऑथेंटिक कैसे बन हो? जाता है वो, जब व्हेन यू टेल यू सम, मतलब व्हेन यू आर गिविंग समथिंग विद एन एग्जांपल, तो भरोसा हो जाता है कि हाँ भाई ये है, बोल रहा है। एग्जैक्टली exactly। और अगर आप सेम चीज, अगर आपको अपना एसटी वही प्रिपेयर करना है जो एक्चुअल में आप हो, क्योंकि यही सेम चीज आपके इंटरव्यू में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर दोनों अलग अलग कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो फिर हाँ, इट गेट डिफिकल्ट, हाँ, इट गेट्स डिफिकल्ट। तो अपना एसडी जो है वो आराम से बैठ के प्रिपेयर करो, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी हैं जो पहले से प्रिपेयर करके जा सकते हो। तो ये हम्म, अच्छे से प्रिपेयर करो, और लाइट वर्ड्स का यूज करो, और अपने जो भी तुम्हारे क्वालिटीज हैं उसको एग्जाम्पल्स के साथ सब्सटेंशिएट करो। राइट। और और सबसे बड़ी गलती है ना हमारा शायद। इंटरव्यू में हम्म, सेम इंटरव्यू में हमारा रिपीट करके आओ, अदरवाइज बहुत ही अलग हो जाएगा। और सबसे बड़ी है ना ये चीज ये लोग करते हैं कि मैंने भी करी थी ऑनेस्टली, कन्फेसिंग योर, कि एसडी में मैंने अपने सारे वो पॉइंट्स लिखे जो मैं एस्पायर करती हूँ, कि जो मेरा आइडियल सेल्फ है, व्हाट आई वांट टू बी, जो मैं अभी नहीं हूँ, मतलब देयर इज अ डिफरेंस कि जो मैं हम्म। अभी हूँ और मैं जो होना चाहती हूँ। तो एसडी में ज्यादा रिफ्लेक्शन उसी चीज का था, व्हाट आई वांट टू बी।
तो तब वहां पे थोड़ा सा कंट्रडिक्शन दिख जाता है कि हाँ भाई ये एग्जैक्टली फॉर्म exactly. और कुछ और जा रहा एक है। और चीज होती है, हाँ। हमारे एसडी जैसे बच्चे शुरू करते हैं तो ऐसे करते हैं, माय पेरेंट्स थिंक दैट। मतलब एक होता है थिंक वर्ड, एक होता है बिलीव वर्ड। हाँ। दोनों में खाली वर्ड्स का ही फर्क है। अगर आप थिंक हाँ। करो तो अपने आप से आप अजम्पशंस लगा रहे हो कि वो ऐसा सोच सकते होंगे। अगर आप राइट। बिलीव करो तो उसमें एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है वो, कि आपके वर्ड पेरेंट्स में गेम वो बिलीव सीखने करते हैं लायक आप है। पे। हाँ, क्योंकि देखो अगर मैं भी एग्जैक्टली exactly, सोचूं ना, बस सोचने में शायद मैं बिलीव ही करती हूँ कि हाँ भाई मेरे माँ बाप ऐसा ही सोचते हैं मेरे बारे में। बट इट्स जस्ट द पावर ऑफ एक्सप्रेशन विच आई नीड टू लर्न कि हाँ भाई एग्जैक्टली। थिंक अलग है, बिलीव अलग है, तो ये चीज एक्स्ट्रा सीखने लायक है ना। ओके, ठीक है। ओके, उसके बाद आते हैं ग्रुप वाली चीजें। कैसा ग्रुप मिला था इस बार तुम्हें? मैम ग्रुप रिपीटर्स का ऑलमोस्ट कॉम्पिटिटिव ही रहता है, कई बार ओवर हाँ। कॉम्पिटिटिव हो जाता है, लेकिन इस बार डिसेंट कॉम्पिटिटिव था। सब लोग अपने पॉइंट्स पुट अप कर रहे थे, तो हाँ। इट वाज गुड। मतलब हाँ। हाँ। ऐसे ही रहता है। हम्म। और अगर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाता है, मतलब सब लोग डेस्परेट, मतलब रिपीटर्स हैं, तो डेस्परेशन तो सब में ही होगी कि भैया इस बार तो करना ही है, इस बार तो करना ही है। उसमें हम कैसे स्टैंड आउट करें? क्योंकि तुम जीडी की बात करो, पीजीटी एचजीटी जैसे टास्क की बात करो, तो एवरी वन इज लाइक यार मेरे पास इतना ही टाइम है और उसमें अपने आप को मुझे बेच देना है, डिस्प्ले कर देना है, जीडीओ देख ले यस बस मैम। मुझे। देन। मैं मैम जीडी का ऐसा है, अगर तुम डिस्कशन में हो तो एक मैं एग्जांपल दूंगा, वन एफएसबी का एग्जांपल है हम्म। कि वहां पे दो बच्चे थे, वो क्या कर रहे थे, मतलब बहुत ही ज्यादा ओवर कॉम्पिटिटिवनेस था उनमें। तो हाँ। हर एक, उसने बोला, फिर किसी और ने बोला, फिर वो बोल रहा है, मतलब उसको हर दूसरी बार अपनी चांस चाहिए। मैं कहूंगा अगर तुम्हें डिसेंट परफॉर्म करने की, तुम्हारा पार्टिसिपेशन भी सही रहे, तो हर हम्म। फोर्थ टाइम तुम अटेम्प्ट करो बोलने का, कि दूसरों को भी आप मौका दे रहे हो और खुद भी बोल रहे हो। तो हर हम्म। फोर टाइम में क्या रहता है, एक सही दिखता है कि ये दूसरों को भी मौका दे रहा है और खुद भी बोल रहा है, और हमेशा नए पॉइंट्स बोलो। काफी सारे बच्चे रहते हैं कि एक ही पॉइंट को बोला, उसी को घुमा घुमा के बार बार बोल रहे हैं। और हाँ। काफी सारे ऐसे टॉपिक्स रहते हैं जिसमें कोई इंडिया रिलेटेड टॉपिक है या फिर किसी पुअर्टी से चीज रिलेटेड टॉपिक है, तो बच्चे क्या करेंगे, बस इंडिया की पुअर्टी बोलने लगेंगे, इंडिया के इस चीज में ही बोलने लगेंगे। तो आपको डिफरेंट डायमेंशंस में सोचना सीखो कि पुअर्टी कैसे कैसे कॉज हो सकती है, वर्ल्ड में क्या स्टैंडर्ड है, हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, दूसरी कंट्रीज, चाइना ने क्या किया अपनी पुअर्टी को एलिमिनेट करने के लिए। तो आप जितने ज्यादा डिफरेंट डायमेंशंस में सोचोगे, जितने ज्यादा आप वैलिड और डिफरेंट पॉइंट्स दोगे, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर ओवर कॉम्पिटिटिव ग्रुप आ गया, उसमें भी आप क्या करो, हर फोर्थ टाइम बोलने की ट्राई करो। हमारे साथ हुआ था वन एफएसबी में, वहां पे दो बच्चे थे बहुत ही ओवर कॉम्पिटिटिव, एक दूसरे के बाद बोल रहा था, और एक जो था वो हमेशा हर फोर्थ टाइम बोल रहा था, और आराम से बोल रहा था, ऐसे कोई बहुत ही ज्यादा रश नहीं था। तो वो आराम से बोल रहा था, ही गेट रिकमेंडेड। जो बहुत ज्यादा बोल रहे थे वो नहीं हुए। तो अगर बहुत ही ज्यादा वो कॉम्पिटिटिव ग्रुप आ जाता है, मतलब जिसमें हर एक बंदा कह रहा है कि मैं हर सेकंड या थर्ड टाइम में बोलूंगा, तो उसमें पूरी ग्रुप की ही लंका लग जाती है, मतलब पूरा ग्रुप ही डूबने वाला रहता है ऐसे में। तो ऐसा हम्म। है कि अपना डिसेंट पार्टिसिपेशन रखो, डिफरेंट पॉइंट्स तो हमेशा। और जीटीओ जो रहते हैं वो सबको नोटिस करते हैं, वो जो हम्म। ज्यादा बोल रहे हैं उसको एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं देते, जो एकदम कम बोल रहे हैं उसको तो पॉइंट ही कम मिलेंगे, लेकिन हाँ। जो ज्यादा बोल रहे हैं उसको भी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। आपका हम्म। डिसेंट पार्टिसिपेशन, आपका कितना अच्छा एक्सप्रेशन है, आप कितने डिफरेंट पॉइंट्स ला रहे हो, आपका हम्म। ग्रुप में कोऑर्डिनेशन कैसा है, तो ये सारी चीजें मैटर करेंगे। और रही बात पीजीटी एचजीटी वगैरह की, तो इसमें क्या होता है, अगेन काफी सारे लोग रहते हैं कि मेरे को ही करना है, मेरे को ही करना है, हम एक साइड से जा रहे हैं, वो दूसरे साइड से उठ के हाँ। रास्ता लगा रहे हैं। तो काफी बार ऐसा होता है, तो इसमें क्या है कि आपको ये नहीं, इंफीरियर फील नहीं करना कि मैं पीछे रह गया तो मेरे आइडियाज नहीं लग सकते। हाँ। आपको कॉन्स्टेंटली आइडिया देते जाना है। जैसे इन दिस टाइम, हम जब थर्ड टास्क थे पीजीटी में, हाँ। तो मैं जो था वो पीछे था, और आगे हमारे दूसरे कैंडिडेट्स थे, हमारे साथ वाले थे। तो हम्म। वो ट्राई कर रहे थे स्ट्रक्चर बनाने का, हम्म। बट बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी, ढंग से बन नहीं रहा था। तो हम्म। मैं क्या कर रहा था, मैं पीछे से ये आइडिया दे रहा था। जो जीटीओ सर थे उन्होंने भी एक्सचेंज करने के लिए बोला नहीं पोजीशंस, तो मैं पीछे से ही आइडिया दे रहा था। तो हम्म। ऐसा नहीं है कि अगर आप आगे नहीं हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप पीछे हो, अगर आप अपना वैल्यू एडिशन कर रहे हो ग्रुप में, आप ग्रुप को रोक नहीं रहे, कि ये नहीं कह रहे कि इधर से ले जा, कि तुझसे नहीं हो रहा है, कि मेरे को आने दे। अगर ऐसे करोगे तो फिर दिस शोज द नेगेटिव। अगर तुम, आप ग्रुप को आगे ले जाने के लिए कोशिश करो, आप कह रहे हो कि अच्छे से फंसा, अच्छे से बांध,
और कैसे कैसे दूसरे आइडियाज अप्लाई हो सकते हैं। तुम हम्म। प्रोग्रेसिवली एक्ट कर रहे हो ग्रुप को आगे ले जाने में, सो जीटीओ सर जो है सब नोटिस करेंगे, तो हम्म। आपको पॉइंट्स मिलेंगे इसके। ऐसा होता है क्या, मतलब ऐसा मैंने सुना है बहुत सारे बच्चों से कि जो लोड उठाता है वो एक वर्कर टाइप इमेज बन जाती है उसकी, कि हाँ भाई वो ढो ही रहा है। तो नो मैम, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है, ये बस मिसकंसेप्शंस हैं। अगर वो भी हम्म। अपना वैल्यू एडिशन कर रहा है, वो भी हम्म। अपने चीजें दे रहा है, आइडियाज दे रहा है, तो डेफिनेटली ही विल गेट रिकमेंडेड। ऐसा तो बस मिसकंसेप्शंस है। जैसा बोलते हैं कि इंटरव्यूअर आयो ने अगर जाते ही तुमसे हाथ मिलाए तो वो तुम्हारे स्वेटी पाम्स चेक कर रहा है, ये वो वाली चीज हो जाती है कि मिसकंसेप्शन है। एग्जैक्टली। ये ऐसा कुछ नहीं होता। और आयु भी सोच रहा होगा कि यार मेरे दिमाग में भी बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें चल सकती है भाई, कभी मेरा मूड हो कभी ना हो, उससे तुम जज क्यों कर रहे हो मेरे एक्शन से, है ना। हाँ, एग्जैक्टली और मैम। जीडी में मुझे एक और बात ये ऐड करनी थी जो अभी अचानक से मुझे याद आई है। जीडी में मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है, और शायद मैंने किया भी हो अनइंटेंशनली, कि आई हैव गॉट गुड पॉइंट्स, ठीक है, मेरे डिसेंट पॉइंट्स हैं, ये मैं जान रही हूँ, क्वालिटेटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं सुन नहीं रही हूँ अच्छे से। मतलब तुम एक डायमेंशन में बात कर रहे हो, ठीक है, यू आर ऑल्सो पुटिंग अ वेरी गुड पॉइंट, वेरी ब्राइट पॉइंट, ठीक है, बट व्हाट आई एम डूइंग इज मैं बस वेट कर रही हूँ कि तुम अपनी बात कब खत्म करो, तब मैं अपनी बात बोलूं। और तुम्हारी बात अगर ए से शुरू हो रही है तो मेरी जेड से शुरू हो रही है। सही दोनों की बात है, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू सही है, बट वो सिंक नहीं कर रहा, तो डिस्कशन बैठा नहीं। वो कहते हैं ना कि आंसर सही है लेकिन क्वेश्चन का आंसर नहीं है ना। मतलब अभी तुम मुझे जीडी के बारे में बता रहे हो और मैं तुम्हें कह रही हूँ कि हाँ तुम साइक के बारे में बहुत अच्छा बता रहे हो, तो देर इज नो सिंक्रेनाइजेशन, है ना, जिससे पता लगता है कि मैं बस बोलने के लिए उतावली हो रही हूँ, भले बोलने वाला पॉइंट सही है मेरा, लेकिन सुन नहीं रही हूँ। जो तुमने शुरू किया मुझे उसी से प्रोसीड करना चाहिए था कि हाँ व्हाट आर माय एडिशन टू योर पॉइंट्स, मैं अग्री करती हूँ या मुझे कोई और भी पॉइंट अलग लगता है, तो ये पॉइंट भी मैंने थोड़ा सा नोटिस किया है। जो लोगों को सोचना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जीडी में लोग करते हैं, बोलने के लिए उतावले होते हैं, सुनते नहीं है बस, तो डिस्कशन जैसा डिस्कशन होता ही नहीं है ना। ओके। एग्जैक्टली मैम, कई बार ये होता है कि जो लीड्स दी रहती हैं, बच्चे क्या करते हैं अपने दिमाग में उसके बहुत सारे पॉइंट्स बना दिए। अब उनको पता नहीं है सामने वाला कुछ भी बोल रहा है, उनके दिमाग में ये है कि मेरे को ये वाला पॉइंट अपना रखना है, अब जैसे भी कोई बात चले उसकी ना चले, लेकिन रखना है पॉइंट। तो इसीलिए हमेशा ग्रुप में पैसिव नहीं रहना चाहिए, हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। ये नहीं कि तुम्हें वहां पे बहुत ही ज्यादा, अगर तुम लोड ले लोगे, प्रेशर फील कर लोगे कि मेरे को परफॉर्म करना है, फिर तो आपका मतलब बहुत ही खराब जाने वाला है वो जीडी। लेकिन अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, आप एक्टिवली दूसरे पॉइंट्स को सुन रहे हो, तो आपके डेफिनेटली अपने आप आपके माइंड में नए पॉइंट्स आएंगे, नए डायमेंशंस खुलेंगे। इसीलिए हमेशा पैसिव नहीं रहना है कि अपना ही बोलना है, हमेशा एक्टिव रहो दूसरे की। आपको एक गुड लिसनर होना पड़ेगा गुड स्पीकर से पहले। अगर आप गुड लिसनर हो तभी आप गुड स्पीकर बन पाओगे। तो ये वाली चीजें हैं। ओके, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जीटीओ के जितने भी टास्क वगैरह होते हैं, क्या उसमें हमारे स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन थ्रू आउट द लाइफ उसकी झलक दिखती है? क्योंकि आजकल है ना बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल में कुछ गेम नहीं खेलते हैं, कॉलेज में कोई ऐसा स्पोर्ट्स का पार्टिसिपेशन नहीं होता उनका, है ना, तो फिर वो करते हैं कि बस कोई यूट्यूब वीडियो देख ली कि कोई गेम मुझे बताना है, उस गेम के रूल्स क्या होते हैं वो समझ लिए, कौन अच्छे, क्योंकि उनको पता है अब कि ये इंटरव्यूइंग ऑफिसर शायद पूछने वाला है, मेरे पीआईक्यू में मेंशन है, इसलिए, बट उनका जेन्युइन पार्टिसिपेशन नहीं होता, है ना। तो इसको कैसे मतलब जीटीओ में कन्वर्ट करें, योर स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन को? मैम, स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन, काफी सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जिन्होंने अच्छा स्पोर्ट्स में परस्यू किया रहता है, कोई स्टेट लेवल पे गया रहता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई हम्म। नहीं, और कोई ऐसे हमारे जैसे बच्चे रहते हैं जिनको सारे स्पोर्ट्स खेलने तो आते हैं, लेकिन कोई भी प्रोफेशनली परस्यू नहीं किया रहता है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, मतलब कोई भी स्पोर्ट्स खिला लो, स्प्रिंट करवा लो, बास्केटबॉल खिला लो, क्रिकेट खिलवा लो, सब खेल लेंगे, सब अच्छा खेल लेंगे, लेकिन प्रोफेशनली नहीं किया है। हाँ। लेकिन अब उनकी ना, अब बॉडी स्ट्रक्चर से पता चल जाता है, अगर ही इज फिट, तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर को भी पता चल जाएगा कि हाँ भाई खेलता है, उसके माइंड में सेकंड डाउट नहीं आएगा। अगर कोई बोल रहा है कि मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, और उसका जो बहुत ही हैवी वेट है वो, तो क्या होगा कि एक उसको पता चल जाएगा कहीं ना कहीं, वो ट्राई करेगा उसको कॉन्ट्रडिक्ट करने की, वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर वो पूछ और डीप में पूछने की कोशिश करेगा।
और वहां पे क्या होगा, बच्चा फंस जाएगा अगर उसने खेला नहीं है तो हाँ, अगर मैं कहूंगा अगर तुम्हें कोई स्पोर्ट्स लिखना ही है तो आप पहले उसको खुद खेलो और हाँ, उसके बाद लिखो। right, अगर आप खुद की लाइफ में नहीं ला रहे हो वो और आप जबरदस्ती लिख रहे हो, आपकी जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो शो नहीं कर रहे हैं, तो यू विल डेफिनेटली गेट कॉट। और हमारा जीटीयू में भी काफी बहुत सारे ऐसे टास्क रहते हैं, जैसे हमारा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हो गया। अगर आपसे ऑब्स्टिकल्स नहीं हो रहे हैं तो आप अपनी लाइफ में फिजिकली इतने एक्टिव नहीं थे, इट क्लियरली शोज दैट। और जीओआर होती है, जीओआर में अगर तुमसे वॉल नहीं चढ़ी जा रही ढंग से, क्योंकि जीटीओ सेट जो है वो सब देखेंगे, अगर तुमसे बॉल नहीं चढ़ी जा रही है तो दिस ऑल्सो शोज दैट यू आर लैकिंग इन फिजिकल एक्टिविटीज। तो मैं ये बोलूंगा अगर तुम आर्म फोर्सेस के लिए जा रहे हो यार, तुम्हें सबसे पहले फिजिकली एक्टिव होना ही पड़ेगा। तुम अपना फिजिक मेंटेन करो, कोई स्पोर्ट्स खेलो और हमेशा अपने आप को बिजी रखो। फ्री फ्री रह के तुम फोन चलाओगे, तुम अपना अगर तुम्हारा प्रॉपर शेड्यूल है, शेड्यूल को जो है एक दिन पहले प्रिपेयर करके रख दो, एक रात पहले, कि अगले दिन मैं उठ के ये करूंगा नेक्स्ट डे तक। तो आपका फिर टाइम वेस्ट नहीं होगा। आईओ कितने करे थे तुमने, इंडिविजुअल मैम ऑब्स्टिकल्स? 12। 12 यू रिपीटेड? ओके, उससे भी रिफ्लेक्ट होता है योर पार्टिसिपेशन इन वेरियस एक्टिविटीज। यस ओके, मैम, और आजकल आर्मी के एसएसबीज में पहले तक रोप क्लाइंबिंग नहीं आता था, आजकल वो भी ऐड कर लिया। ओके, दैट्स नाइस। ओके, लेक्चरेट के लिए बहुत लोगों का कंफ्यूजन ये होता है कि कहाँ से प्रिपेयर करें, और तुमने कौन से लेवल मैम का लेक्चरेट दिया था? मतलब वो होता है ना, टॉप मोस्ट वाला, फिर डाउन डाउन, और एकदम लीस्ट लेवल वाला। मैम लेक्चरेट का ऐसा है कि अगर आप रिटन एग्जामिनेशन जो है वो बिना इतना न्यूज को पढ़े हुए आप क्लियर कर सकते हो, लेकिन आपको अगर एसएसबी में जाना है आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, आपको उसके लिए मस्ट। कुछ जो वर्ल्ड, हाँ, इंडियन अफेयर्स है या वर्ल्ड अफेयर्स है उनके बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो दिस इज मस्ट। आपको अपने सराउंडिंग्स के बारे में क्या क्या चल रहा है, और आप अगर कोई सीपीएफ के लिए प्रिपेयर करता है, वो पेपर टू के लिए प्रिपेयर करेगा, उसका अपने आप लेक्चरेट के लिए प्रिपेयर हो हाँ। रहा है, उसका सारा कंटेंट रेडी हो रहा है। हम्म। तो एक पॉजिटिव पॉइंट मेरे लिए ये था कि मैं सीपीएफ पेपर टू के लिए प्रिपेयर कर ही रहा था, तो हम्म। मेरे को कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं लगता था कि जिसमें मैं ना बोल पाऊँ। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में सारे टॉपिक में बोल लेता हूँ। हम्म। और मेरा फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट एसएसबी में था तो उसमें भी जो आया था सबसे पहला ही टॉपिक था वो यूबीआई था। काफी सारे बच्चों को यही नहीं पता होगा यूबीआई क्या होता है। उस हाँ। टाइम जो सिक्किम था वो सिक्किम स्टेट था वो कंसिडर कर रहा था यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में। हाँ। तो मैं क्योंकि ये सारी चीजें पढ़ रहा था, वो न्यूज में भी था इसीलिए वो लेक्चरेट में भी आया, तो मेरे हम्म। लिए डेफिनेटली हेल्प किया। और आपको जैसे एसएसबी के लिए प्रिपेयर करने लग जाओ, आपको न्यूज़पेपर जितनी भी सराउंडिंग्स में चीजें चल रही हैं उनके बारे में प्रिपेयर होना चाहिए, और आपको जो 3 मिनट मिलते हैं उसमें हमेशा यूटिलाइज करो उनको। अपना स्ट्रक्चर फ्रेम करो अच्छे से, कि आपका इंट्रोडक्शन में ही होगा। देखो कोई भी जो है हमारा टॉपिक वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में टूट सकता है। फर्स्ट तो इंट्रोडक्शन हो गया, हल्की फुल्की उसके बारे में नॉलेज। कोई ऐसे टॉपिक रहते हैं जिसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहता है, जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमारा इंडियन रेलवेज का हो गया। इंडियन रेलवेज में हमारा जैसे मेरे पास एक बार आया था इंडियन रेलवेज, तो मैंने उसमें पूरा लॉर्ड डलहौजी से शुरू किया था कि हमारी फर्स्ट हमारी ट्रेन जो है कहाँ से मुंबई टू थाने चली थी। फिर उसके बारे में और एक्सप्लेन किया, फिर करंट सिचुएशन बताई, फिर पॉजिटिव नेगेटिव्स, कोई कोई ऐसे टॉपिक रहते हैं जिसमें हमारे जैसे यूबीआई होगा उसमें पॉजिटिव्स भी हैं नेगेटिव्स भी हैं, तो वाले एक्सप्लेन करें। और जैसे 2.5 मिनट की रिंग बचती है, आप क्या करो सीधे कंक्लूजन पे आ जाओ। तो आप अपने टॉपिक को अलग अलग पोर्शन में डिवाइड करोगे तो आप चीजें भूलोगे नहीं वहां पे जाके। और वहां पे जाके आपको ग्रुप को एड्रेस करना है, पहली बात। जीटीओ सर को नहीं देखना है। कोई कोई बच्चे एक टांग पे खड़े होके हिलते रहते हैं, वो भी नहीं करना है। आपको ग्रुप के साथ अपना अच्छा कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना है, आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे ही रिपीटर हो जाते हैं तो उनका क्या होता है कि वो देख रहे हैं बच्चों को, लेकिन उनकी फीड जो है वो दिमाग तक नहीं जा रही है कि मतलब हाँ वो ग्रुप को एड्रेस कर रहे हैं। तो वो भी ठीक है कि आपको कहीं और नहीं देखना, कहीं और देख के ऐसे सोच रहे हैं तो वो भी, और बीच में कभी रुक गए फंबल कर गए, तो ये सारी चीजें रहती हैं जो आप अवॉइड कर सकते हो अपने, अगर आपने अच्छे से स्ट्रक्चर फ्रेम कर रखा है अपना पूरा लेक्चर एक का। ओके, ठीक है। मयंक, कैसे पर्सनालिटी कैसे मतलब डेवलप करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? और पर्सनालिटी से मेरा मतलब है कि यू सेड यू आर वेरी गुड टू गो विद योर ग्रुप्स आल्सो, यू हैव अ गुड फ्रेंड सर्कल, एंड
यू जस्ट सेड अबाउट द बॉडी लैंग्वेज, जिसकी मतलब वो जो पैर हिलाते हैं वो इंटेंशनली नहीं होता है, वो हो जाता है बस अनइंटेंशनली, और उनको खुद को नहीं पता होता अनटिल अनलेस कोई सामने वाला उसे स्पॉट करे कि भाई तुम पैर हिला रहे हो, तुम्हारे हाथ हिल रहे हैं, तुम्हारे मतलब स्टैमर कर रहे हो बीच बीच में। तो इट ऑल कम्स इन ना पर्सनालिटी वाली चीज। तो व्हाट यू सजेस्ट कि क्या स्टेप ऑफ एक्शन होने चाहिए एक अच्छी पर्सनालिटी, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेव एंड स्टेबल पर्सनालिटी के लिए? मैम पर्सनैलिटी जो है वो हमारे चाइल्डहुड से ग्रोम होती है। अगर आपका चाइल्डहुड अच्छा रहा है, अगर आप, जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, माय फादर वाज इन आर्मी। तो हम्म। मैं बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे स्टे किया हूँ। फादर की पोस्टिंग आती थी, उनके साथ अलग अलग स्टे किया हूँ। तो मेरे को आदत थी कि हर 3 साल में एक जगह से दूसरी जगह पोस्टिंग जानी है, और वहां पे हमेशा नए दोस्त बनाने हैं। नए दोस्त बनाने के लिए आप इंट्रोवर्ट नहीं हो सकते आपको, क्योंकि सिलेबस कई बार मिसमैच होता है, आपको दूसरे की हेल्प चाहिए, आपको ग्रुप के साथ मेंटेन करना है, आपको हमेशा नए फ्रेंड्स बनाना है। ये हमारे साथ कॉन्स्टेंटली होता गया, तो हमारी पर्सनैलिटी उस हिसाब से ग्रोम हो गई कि हम किसी से भी जाके बात कर सकते हैं। और एक और चीज, अगर आपका ये नहीं है, अगर आप थोड़े से इंट्रोवर्ट हो, तो क्या करो, आप बाहर निकलो। अपने जितने भी आपके रोल्स हैं, एज अ चिल्ड्रन, एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर, या एज अ फ्रेंड, एज अ नेबर, उन सारे रोल्स को परफेक्ट करने की कोशिश करो। कि आप अगर उन रोल्स को अच्छे से निभा रहे हो, तो आपकी पर्सनैलिटी में डेफिनेटली वो दिखेगा। अगर आप अच्छे दोस्त हो, तो मतलब आप हेल्पफुल होगे अपने दोस्त के लिए, हमेशा अपने आप दोस्त के लिए लॉयल रहोगे। अगर आप अपने फैमिली के लिए अच्छे हो, तो आप एक रिस्पॉन्सिबल चिल्ड्रन हो गए। तो ये सारी चीजें रहती हैं। अगर आप अपने रोल सही कर लेते हो हर चीज में, तो आपकी पर्सनैलिटी अपने आप ग्रूम होगी। आप अलग से बैठ के ये नहीं सोच सकते आज मैं अपनी पर्सनैलिटी ठीक करूंगा, इसमें ये वाला एक्सपेक्ट ठीक करूंगा। तो इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ओके, मतलब always doing what is fearing you, what is haunting you is the only way out इस चीज के लिए, है ना? आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। जब तक आप कंफर्ट जोन में हो, तब तक आप ग्रो नहीं हो सकते। नहीं, ट्रू। और मेरी पर्सनल एडवाइस की जो लोग तुम्हें पसंद है, मतलब सेलिब्रिटी टाइप्स, उनको अगर तुम देखकर थोड़ा सा वो कहते हैं ना, फेक इट अंटिल यू मेक इट वाली चीज कभी कभी स्टार्टिंग में हेल्प कर जाती है। कि इफ यू आर, मतलब माय डेफिनेटली मैम। फेवरेट इज प्रियंका चोपड़ा, मैं उनको देखती हूँ कि शी इज उनकी स्पीचेस सुनती हूँ, वो कॉन्फिडेंस दिखता है, तो धीरे धीरे ना ब्रेन मिमिक करने लगता है, एंड दैट हेल्प्स, है ना? एग्जैक्टली मैम। रोल मॉडल होना बहुत ही जरूरी है। तुम्हारा रोल मॉडल कौन है? मैम पेरेंट्स, ओके। फादर। ओके। ओके, ठीक है। टॉकिंग ऑफ इंटरव्यू, तुमने हमें मतलब कल जब हमारी बात हो रही थी, यू सेड कि योर इंटरव्यू डिडंट वेंट वेरी वेल इन योर प्रीवियस अटेम्प्ट्स, है ना? और इस बार की बात करें तो अगर सपोज तुमसे 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, हाउ मेनी हैव यू अटेम्प्टेड इन अ नाइस मैनर, मतलब तुम्हें पता था उसका आंसर और तुम उसको अच्छे से बता भी पाए? मैम इस बार जो था, मेरा इंटरव्यू प्रेसिडेंट ले रहे थे 17 बोर्ड के। तो इस बार इंटरव्यू में क्या हुआ कि मैक्सिमम जो चंक था वो, क्योंकि एज एम एजुकेटर और मेरी जो हॉबीज है वो रीडिंग न्यूज़पेपर है, ये मैंने सबसे पहले लिखी थी। और आर्मी के एसएसबीस में क्या होता है, थोड़ा सा जीएस पोर्शन, थोड़ा स्टडी वाला पोर्शन वो ज्यादा पूछते हैं एज कम्पेयर टू द एएफएसबी। एएफएसबी में आपका टोटली इंटरव्यू 90% हमारा पीआईक्यू में जाता है, और लास्ट में अगर 1 2 5 मिनट बच जाए तो आप वो पूछते हैं कि 2 न्यूज बता दो कोई भी। लेकिन आर्मी में क्या हुआ कि ये वाले अटेम्प्ट में मैक्सिमम काफी सारी चीजें उन्होंने मेरे सब्जेक्ट से रिगार्डिंग पूछी, बायोलॉजी से पूछी। तो ये सारी चीजें, क्योंकि एज आई वाज टीचिंग, तो मेरे को काफी सारी चीजें ऑलरेडी पता थी। तो अगर उन्होंने 10 क्वेश्चंस पूछे हैं, तो 9 क्वेश्चंस के आंसर जो है वो बहुत ही अच्छे थे मेरे। और एक दो तो हमेशा ही छूटता है। और अगर मैं टोटली बोलूं, अगर मैं इस अटेम्प्ट में रिकमेंड नहीं होता, तो मैं घर आके यही सोचता, और मैं घर आके मैं 10 गलतियां निकाल लेता कि क्या मैं इम्प्रूव कर सकता था। लेकिन क्योंकि मैं अब रिकमेंड हो गया हूँ, तो लोग कोई पूछेगा नहीं वो। तो कोई भी एसएसबी में आप 100% नहीं दे पाते हो अपना। कभी मैं किसी में आपका जीटीओ बहुत अच्छा हो जाता है, इसमें आपकी साइट बहुत अच्छी हो जाती है। जिस दिन आपका दिन चलेगा, उस दिन सारी चीजें डिसेंट डिसेंट हो जाएगी, एंड यू विल गेट रिकमेंडेड। तो ये वाला है। क्या इस बार तुम्हारे ग्रुप ने, वो होते ना ग्रुप में बातें होती हैं, होने लगती है कि हाँ भाई इसका तो लग रहा है होगा, इसका तो लग रहा है होगा, इसने तो ये गलती करी है, इसको जीटीओ ने इसको डांट दिया था, इसका इसका थोड़ा मुश्किल लग रहा है,
ऐसे कुछ इनपुट्स मिले थे तुम्हें एसएसबी के टाइम पे? मैम इस बार हमारा, हम किसी का इंटरव्यू नहीं देख पाते, हम किसी की साइट नहीं देख पाते। हाँ, तो हमें उन दोनों में किसी को नहीं पता कि किसने कैसा परफॉर्म किया है, हम खाली देख पाते हैं उनका सिर्फ जीटीओ। जीटीओ और के जो बेसिस हमारे, पे हम जज करते हैं। हाँ, और जो जीटीओ थे हमारे इस बार, वो सीनियर जीटीओ थे, तो वो बहुत ही इग्नोरेंट थे हमारे लिए। कि मतलब अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो अपनी हाँ, फाइल में लगे हैं, कभी इधर देख रहे हैं। तो हाँ। हमें लग रहा था यार इस बार तो किसी का नहीं हो रहा हमारे ग्रुप से। हमें तो ये था कि इस बार किसी का नहीं हो रहा। और किसी किसी बच्चे ने, हमें जैसा लगा हमारे ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, किसी किसी बच्चे ने जीडी में ओवर कर लिया, हम्म, किसी किसी बच्चे ने पीजीटी में ओवर कर लिया। तो वो सारी चीजें थी। और एक दो बच्चों का लगा था हमें कि रिकमेंड होंगे वो, उसमें से एक हुआ रिकमेंड, उसकी एक हुआ रिकमेंड। बाकी जिनको लगा था वो कुछ नहीं हुए। और मेरा इस बार ऐसा था, मतलब मैं इतना ज्यादा होपफुल नहीं था, क्योंकि 9 एसएसबीज दे दी थी अभी तक, 9 आइटम्स हो गए थे। मेरा ये था कि मैंने अपना परफॉर्म कर लिया है, मैंने अपने साइड का कर लिया है। अब हम्म। जो होगा रिजल्ट, जो भी आएगा वो मान लेना है। घर जाना होगा तो टिकट बुक कराएंगे, घर जाएंगे। अगर इधर रहना होगा तो मेडिकल आ जाएगा। हम्म। ओके, ठीक है। और देखो, अब हमने एस्टैब्लिश ऐसे अपने कॉन्वर्जेशन से कर दिया है कि तुम्हें अच्छे मार्क्स आए होंगे, तो तुम्हारा वो वाला सीन नहीं होगा कि बॉर्डर लाइन केस वाला, है ना? वो वाला सीन नहीं नहीं मैम। होगा। तो तुम्हें कॉन्फ्रेंस के टाइम पे कितना वेट कराया था? या तो वो मैम ऐसे मेरा परसेप्शन होते अप्रोक्सीमेटली, हैं ना हमारे कि मेरे में तो बहुत वेट कराया था, मेरा तो सोच रहे हैं लोग, सोच रहे हैं, लाइक दैट। एग्जैक्टली मैम। तो इस बार क्या हुआ था कि मेरे कॉन्फ्रेंस में अप्रोक्सीमेटली 3.5 4 मिनट्स का वेट था। लेकिन उस टाइम क्या हुआ कि कुछ जो एसएसएस थे, कुछ जो हमारे ऑफिसर्स थे, वो बाहर आए थे फॉर ओके। लिटिल ब्रेक। तो मुझे लगा ब्रेक ले रहे हैं आई गेस। तो उसके हम्म, बाद जैसे ही वो अंदर गए, मेरा चेस्ट नंबर जो है वो आ गया। फिर मैं अंदर गया। फिर कॉन्फ्रेंस भी ऐसा कुछ नहीं कि किसी किसी चेस्ट नंबर में क्या हुआ कि काफी सारी एसआरटीज पूछे। उनकी हम्म, कॉन्फ्रेंस वेटिंग टाइम भी अच्छा खासा था, 6 7 मिनट का। फिर उनका हम्म, जो पूरा कॉन्फ्रेंस का टाइम था उसमें उन्होंने एसआरटीज दी, उन्होंने वो एसआरटी सॉल्व करी। तो उनका कॉन्फ्रेंस भी बहुत थी। लेकिन शायद वो बॉर्डर लाइन केस रहेंगे एंड दे वर नॉट एबल टू मेक इट। तो रिकमेंड नहीं हुए। लेकिन मेरा क्या था, इस बार 3 4 मिनट का करीबन वेट टाइम था। और कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यही पूछा कि व्हाट डिड यू डू डिफरेंटली दिस टाइम, क्या अलग किया, और बैंगलोर में कहाँ कहाँ पे विजिट किया, एंड हाउ वाज द स्टे, हाउ वाज द फूड, ओके यू मे लीव नाउ, ऑल द बेस्ट। ज्यादा मतलब करीबन 2.5 मिनट के आसपास की चली होगी हमारी कॉन्फ्रेंस, ज्यादा लंबी दे वर श्योर अबाउट यू कि चल ठीक है, अब बहुत कर दिया लड़के ने। नहीं। ओके, सो वी फाइनली केम टू रिकमेंडेशन, है ना? Yes, ma'am. वेयर वी स्टार्टेड कि भाई तुमने क्या करा रिकमेंडेशन के बाद। अह, अब आगे क्या प्लान है, मतलब हाउस हाउ आर यू प्रिपेयरिंग फॉर योर एकेडमिक थिंग? मैम फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं अच्छे से, स्विमिंग वगैरह सीख रहे हैं, फिजिकल ओके। एक्टिविटीज रनिंग वगैरह कर रहे हैं। वेट तो पहले से ही ठीक था, तो वेट की तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सारी चीजें यही कर रहे हैं फिलहाल, फिजिकल एक्टिविटीज में ज्यादा फोकस है। ओके, नहीं अच्छा, ये तुम बताओ तुमने मेडिकल में क्या करा? मैम मेडिकल में तो कुछ नहीं, मतलब अगर तुम्हारा मेडिकली फिट है सब कुछ, अगर तुम पहले से ही फिजिकली एक्टिव हो, तो हम्म, बहुत ही कम चांसेस हैं कि तुम्हारे कुछ मेडिकल निकलेगा। मतलब अगर कोई इनबॉर्न कोई डिसऑर्डर होगा या डिजीज होगी, तब आपका कुछ पता चलेगा। काफी सारी ऐसी चीजें रहती हैं जो पता ही नहीं चलता कि किसी भी पर्सन को कि उसमें है। हम्म, वन ऑफ माई फ्रेंड गॉट अ गुड रैंक इन एफकेट एग्जामिनेशन, मेरिटिन हो गया था। लेकिन उसका क्या था कि एक अजीब सी डिजीज थी, डिजीज भी नहीं था वो, नॉर्मली था कि उसकी जो कॉर्निया उसका थोड़ा सा बल्ज आउट था। तो ही गॉट डिस्क्वालिफाइड। हम्म, तो काफी सारी ऐसी चीजें रहती हैं जो पता ही नहीं रहती। तो मेडिकल में आप बस अपने वेट को प्रिपेयर कर सकते हो और कुछ नहीं। हम्म। मैं बताती हूँ रियल स्टोरी तुम्हारे मेडिकल वाली। ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट। दिस गाय गॉट रेकमेंडेड, बस एक सिंगल सेंटेंस में ही आ जाता है, नॉट वेरी मच ब्रैगिंग अबाउट इट एंड नथिंग, कि मैम आई गॉट रेकमेंडेड, एंड सेकेंड लाइन इन द सेम मैसेजेस कि मैम ठीक है, अब हम मॉक प्रिपेयर कर लेते हैं, आई हैव गॉट सम टाइम हियर एंड विल गेट गोइंग विद आवर वर्क थिंग। एंड आई वाज लाइक कि यार ये बंदा 10th टाइम में रेकमेंड हुआ है, कर ले एंजॉय भाई अब तू।
रहने दे, मतलब this was my thought. Of course I didn't tell you that time, but back of the mind I was thinking this कि यार मतलब this certainly proves this है ना कि 5 दिन का जो SSB का प्रोसेस होता है वहां पे तुम नहीं कर सकते हो दिखावा. वो 5 दिन का सफर जो है that is the summary of your life. And if you want to change the conclusion or result of your SSBs, you have to put push your actions in your life. Then and then only it will get reflected in your SSB. That I saw it in your case कि after by getting recommended medicals चल रहे हैं, वो bragging wagging वाला scene भी चलना चाहिए कि हाँ भाई अब तो हो चुके हैं, plus sign वाला भी हो चुका है. But still this guy is coming to me and telling me कि ठीक है मैम अब ये वाला काम कर लेते हैं, I've got some time here in my medicals. तो ये एक चीज है ना, प्लीज अपने अंदर रखना, irrespective of the conclusion and the results you are getting, good, bad, worst, the same dialogue he has told me while he got screened out, the same exact same thing he has told me after getting recommended also. So this integrity is the thing which I like the most, and I am also learning this thing out. और ये प्लीज कुछ ना लेके जाओ ना इस वीडियो में से, तो ये वीडियो मतलब ये मैसेज तो जरूर लेके जाना, द सेम मैसेज विच आई गॉट इन वेरी टू डिफरेंट कंक्लूजन्स. तो ये बहुत अच्छा था. और मैं तुम अपनी तरफ से क्या कहना चाहते हो? स्पेशल डोंट्स सबसे पहले तो, क्योंकि डूज तो मोस्टली पता होते हैं कि हाँ भाई ये करना है वो करना है. स्पेशल डोंट्स जो तुम सबको कहना चाहते हो. फर्स्ट थिंग, अपने आप को एक्सक्यूज मत दो। रिटन एग्जामिनेशन जो है वो इजी रहता है, क्लियर हो जाता है। 8,000 बच्चे क्लियर कर रहे हैं तो आपका क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकेंड थिंग इज फॉर द एसएसबी पार्ट, डोंट गो फॉर द आइसोलेशन। आइसोलेशन में आप खाली रिटन के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, एसएसबी के लिए नहीं। ओके. एंड थर्ड थिंग इज, जान लगा दो या जाने दो। अगर करना है कुछ भी तो 1000% दो उसमें, एक भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा। दुनिया भर के 100 प्रॉब्लम सभी की लाइफ में आते हैं, कोई एक्सक्यूज, सबके पास एक्सक्यूज होता है मारने के लिए। लेकिन ये है कि अगर तुम अपना कर रहे हो तो पूरा अच्छे से करो, वरना फर्स्ट स्टेप में ही छोड़ दो। अगर आपको 100 स्टेयर्स चढ़नी है तो आप ये मान के चलो, अगर आप फर्स्ट स्टेयर चढ़ रहे हो तो आप 100 तक पहुंचोगे। अगर नहीं, आपको लग रहा है कि मैं बीच में गिव अप कर लेता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट ले लूंगा, फिर उसके बाद ट्राई करूंगा नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, तो फिर शुरू ही मत करो। तो ये 3 चीजें जो अपने अंदर लाओ, और रिस्पॉन्स, अपने एक्शंस की खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। ओके. मैं यू नो व्हाट, आई कैन लिटरली स्पॉट, अभी मैं OLQs के बारे में सोचू ना तो मैं अपने दिमाग के अंदर इमेजिन कर पा रही हूँ कि यहाँ से ये OLQ रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ से ये OLQ रिफ्लेक्ट हो रहा है. तो है ना, बाकी सब लोग, तुम लोग जो सुन रहे हो ना, तुम लोग भी एक चीज जरूर करना, भले दोबारा से वीडियो को देखना पड़े, 1.5x पे देखना पड़े, बट प्लीज नोट इट डाउन, या तो आप कमेंट्स में भी मेंशन कर सकते हो कि हाँ यहाँ से इस बात से ये OLQ डिराइव हो रहा है. दैट विल अल्टीमेटली हेल्प यू ऑल्सो कि हाँ भाई, तुम जब एक्नॉलेज करते हो चीजों को कि यहाँ से ये OLQ है, दैट मीन्स यू आर यू नो you will start imbibing that thing in you also. Baki, it was super nice to talk to you, Mayank. I know बहुत सारी चीजें और भी बाकी होंगी जो कि हमारी बची हुई हैं, लेकिन उसके लिए we need to have a separate थिंग फॉर दैट कि हाँ, स्पेशली कैटेगरी वाली कि ये करना है, ये करना है, ये करना है. बाकी तो आई रियली लाइक दिस टॉक. This has been very amazing, time to learn all these things out of you, which I have done for the very first time officially. When I informally, though, I have been, learning things out of you and your whatever you are displaying. So thank you so much for this time, and thank you so much Pleasure is that you just, kept your heart out about everything, your failures, your accomplishments, and everything. Thank you so much for that. pleasure is mine. Thank you.